हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है ऑल अबाउट सीरीज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंड डिग्रेडेशन को। तो लैंड डिग्रेडेशन में हम पूरा कंसेप्ट यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन में हम देखेंगे कि क्या कोजेज है लैंड डिग्रेडेशन के, उसमें हम इंक्लूड करेंगे कि सोयल पोल्यूशन क्या है, फिर सोयल इरोजन को हम देखेंगे, यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन को देखेंगे, डिफोरेस्टेशन को देखेंगे। तो जो लैंड डिग्रेडेशन की जो सीरीज है ऑल अबाउट सीरीज में, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने पिछली सीरीज में भी कवर किया है, हमारी ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन में और ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन में भी हमने अच्छे से इसको कवर किया है। तो आज हम लैंड डिग्रेडेशन को देखेंगे और ये पूरा आपका जो यूपीएससी के लिए, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए, चाहे पीटी एग्जाम हो चाहे फिर मेंस का एग्जाम हो, दोनों के लिए ये पूरा यहाँ पर आपका कवरेज रहेगा और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और हम ये भी ट्राई करेंगे कि जो पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे हम उनको इसमें इनकॉर्पोरेट करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारा इंडेक्स रहेगा, हम क्या कवर करने वाले हैं ऑल अबाउट जो ये लैंड डिग्रेडेशन की सीरीज में आप देखोगे जो कंसेप्ट रिलेटेड जो चीजें होंगी वो हम कवर करेंगे। फिर हम कवर करने वाले हैं ग्लोबल सिनेरियो को क्या रिलेशंस है, फिर सोयल पोल्यूशंस को हम देखेंगे, फिर अदर फैक्टर्स को इसमें जो इंक्लूड करेंगे हम करने वाले इंपोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए चाहे वो इंडियंस लेवल पे बात की जाए, क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या रिस्टोरेशन हमारा मैकेनिज्म क्या रहेगा, रिजुवेनेशन हम कैसे करेंगे हमारी लैंड्स को, क्योंकि लैंड ही हमें आखिर फीड करेगी और जो पॉपुलेशन है वो पूरी जो टिकी हुई है वो लैंड के ऊपर टिकी हुई है। तो लैंड डिग्रेडेशन बहुत एमर्जिंग और एक बहुत ही एमर्जिंग आप कह सकते हो कि चैलेंजिंग इश्यू बना हुआ है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। तो लैंड डिग्रेडेशन को स्टार्ट करते हैं इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाली सीरीज में। हम देखेंगे सबसे पहले लैंड। अगर हम लैंड की बात करते हैं और लैंड को हम देखते हैं लैंडस्केप लेवल पर, अगर हम देखते हैं लैंड को, तो आप देखोगे लैंड को किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज लैंड? लैंड कंप्राइजेज ऑफ द रॉक, मिनरल्स, सेडिमेंट, सॉइल एंड वेजिटेशन। तो ये जो लैंड हमने कवर किया है ये है लैंडस्केप के हिसाब से हमने इसको कवर किया है। तो ये जो लैंड डिग्रेडेशन, हम जो लैंड को देख रहे हैं, लैंड कंप्राइजेस कर रहा है रॉक, मिनरल, सेडिमेंट, सॉइल एंड वेजिटेशन को। ये हमने किस बेसिस पे किया है? ये है लैंडस्केप के बेसिस पे। तो जब हम लैंडस्केप के बेसिस पे देखते हैं तो लैंड इस तरीके से हम लैंड को क्लासिफाई, लैंड किस चीज से बनी हुई है, कंप्राइजेस क्या करती है, रॉक, मिनरल, सेडिमेंट, सॉइल्स एंड वेजिटेशन को करती है। तो लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप में जब बात करते हैं तो लैंड की बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इंक्लूडिंग वेजिटेशन लेवल क्या है, वेजिटेशन कवरेज क्या है, उस हिसाब से हम देखते हैं लैंड को। बट जब हम लैंड की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हम बात करते हैं, जब आप लैंड को देखते हो इन टर्म्स ऑफ इट प्रोडक्टिविटी, जब हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखते हो तो लैंड कंप्राइजेज द फिजिकल एनवायरमेंट। तो क्या करता है? फिजिकल एनवायरमेंट, ओके, इंक्लूडिंग द क्लाइमेट्स, रिलीफ, सोयल, हाइड्रोलॉजी, ओके, एंड वेजिटेशन, टू द एक्सटेंट दैट दीज इन्फ्लुएंस द पोटेंशियल फॉर द लैंड यूज। तो ये डेफिनेशन है, ये एफओए जो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से हमने ये डेफिनेशन को लिया गया है। तो लैंड कंप्राइजेज द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो क्या फिजिकल इंक्लूडिंग आपका जो क्लाइमेट कैसा रहेगा, क्योंकि हर जैसे आप क्लाइमेट चेंज होगा लैंड की प्रोडक्टिविटी भी उस हिसाब से चेंज हो जाती है। तो क्या रहेगी इंक्लूडिंग इसके क्लाइमेट क्या है? ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, डेजर्ट क्लाइमेट है। तो आप दोनों में जब जाएंगे तो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है इसकी वो चेंज हो जाती है। फिर अगर आप देखोगे रिलीफ, रिलीफ में उसका जो स्लोप लेवल्स होगा, जैसे आप जाते हो हिल एरियाज में जाओगे तो हिल एरियाज में क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी इंपैक्ट होगी। सोयल की हाइड्रोलॉजी क्या है, उसका वेजिटेशन कवरेज क्या है, टू द एक्सटेंट दैट दीज इन्फ्लुएंस द पोटेंशियल फॉर द लैंड यूज। तो हम इसके प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जब हम देखते हैं तो इस तरीके से हम लैंड को क्लासीफाई करते हैं। अब देखेंगे सोयल क्या है, क्योंकि हम जब सोयल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि सोयल पोल्यूशन देखेंगे तो सोयल का पढ़ना बहुत जरूरी है कि सोयल होती क्या है। अगर आप देखोगे सोयल, सोयल क्या है? सोयल इज ए मिक्सचर्स ऑफ द मिनरल्स। क्या उसमें मिनरल्स क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है, ठीक है, और उसमें जो कंटेंट लाइक एयर, वाटर, ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सोयल क्या है? मिक्सचर्स है किस चीज का? आप देखोगे ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है, मिनरल्स क्या है, एयर, वाटर, ओके, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब आपस में क्या करते हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं और उस कलेक्टिवली जो वर्क होता है इनका, वही जो सोयल की प्रोडक्टिविटी होती है उसको मेंटेन करता है। और जब सोयल प्रोडक्टिव होती है तभी उससे हम अपनी जो क्रॉप्स है या फिर अदर्स जो सर्विसेज है हम सोयल से वो ड्राइव करते हैं।
तो आप जब सोयल प्रोफाइल को देखते हो तो ये सोयल प्रोफाइल्स है। सो सोयल प्रोफाइल की जब हम डिवाइड करते हैं तो सोयल को हम लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखोगे ये सोयल की क्या है, लेयर्स है। ऑर्गेनिक लेयर होती है, तो ऑर्गेनिक लेयर क्योंकि ऊपर हम मल्चिंग करते हैं या फिर अदर तरीके के जो वेजिटेशन कवरेज होता है उससे क्या होता है, ये ब्लैक कलर में होगा, ऑर्गेनिक मैटर इसको बोलते हैं। तो ये ओ लेयर होती है। फिर नीचे जो मेन होती है वो होते हैं सरफेस लेयर, ये होती है सरफेस लेयर। ठीक है, ऑर्गेनिक्स मिक्स विद द मिनरल्स मैटर। तो इसमें क्या होगा, मिनरल्स मैटर्स में ऑर्गेनिक क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे। उसके नीचे की लेयर आएगी जिसको हम बी लेयर बोलेंगे, मिक्सचर सैंड सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर रहेगा। बट नीचे वाली जो देखोगे ये पेरेंट रॉक जिसको हम कहते हैं, इसी की फर्दर जो वेदरिंग होगी इससे फर्दर क्या होगा, सोयल बनेगा। तो सोयल का बनना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर सोयल डिग्रेडेशन होता है, अगर सोयल इरोजन हो रहा है, उस सोयल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो सोयल क्या है, इरिवर्सिबल फिनोमिना है। दैट मींस अगर एक बार सोयल इरोजन हो गया तो अगर ह्यूमन सर्वाइवल को हम देखते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको लगेंगे दोबारा सोयल को, क्योंकि वेदरिंग के फिनोमिना से बन रही है और बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इसलिए सोयल क्या है, हमारे इसके रिसोर्सेज की, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सोयल को कंजर्व करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट जो है कंट्रीज का, ग्लोबल कम्युनिटीज का बना हुआ है, वो कैसे इसको प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे इसको कंजर्व करें। ठीक है, तो क्योंकि यही फीड करने वाला है। अब देखेंगे सोयल पोल्यूशन, क्योंकि हम लैंड डिग्रेडेशन देख रहे हैं तो लैंड डिग्रेडेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सोयल पोल्यूशन को। तो जब हम सोयल पोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो सोयल पोल्यूशन क्या है, जब भी हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो पोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, पोल्यूशन होता है किसी भी चीज का फॉरेन एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट या फिर कंटामिनेशन होना हो जाना, या फिर सर्टेन जो मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं या कुछ अदर चीजें उसमें पाई जाती है, अगर उनकी लेवल उन जो परमिजिबल लिमिट्स है उस लिमिट से अगर किसी चीज का ऊपर पाया जाता है जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी को, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की बात की जाए चाहे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, तो अगर उसको कम करता है, इसको अफेक्ट करता है बैडली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशंस बोलेंगे। तो सोयल पॉल्यूशन को भी इस तरीके से एपोए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसने डिफाइन किया हुआ है कि क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस ओके आउट ऑफ द प्लेस एंड प्रेजेंट एट द हायर देन द नॉर्मल लेवल। क्योंकि जब वो नॉर्मल लेवल से ऊपर जो केमिकल सब्सटेंसेस जब उसमें पाए जाते हैं, चाहे वो हैवी मेटल्स की बात की जाए या अदर सॉलिड वेस्ट की इसमें बात की जाए जो सोइल में एंटर होते हैं, मिल जाते हैं डिपोजिशन के थ्रू या डाइल्यूशन के थ्रू, तो क्या होता है, वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, फर्टिलिटी होती है सोइल की, उसको बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स सोइल पोल्यूट हो गई है। तो डाइवर्सिटी ऑफ द जो कंटामिनेंट्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत रहती है। अब डाइवर्सिटी टाइम के हिसाब से बढ़ भी गई है, क्योंकि पहले जो यूज होता था वो डाइवर्सिटी इतनी नहीं थी कंटामिनेंट्स की, बट अब डाइवर्सिटी बढ़ गई है। क्योंकि आप देखोगे एग्रीकल्चर में 1960s में आप देखोगे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, और ग्रीन रिवोल्यूशन के आने के बाद आप देखोगे जो हमने एग्रोकेमिकल्स यूज करना स्टार्ट किया, तो उन एग्रोकेमिकल्स की वजह से लाइक जैसे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ठीक है, अदर इस तरीके की जो हमने मटेरियल यूज करना स्टार्ट किया, उससे क्या हुआ, सोयल का और ज्यादा कंटामिनेशन बढ़ गया। फिर नंबर दो क्या हुआ कि 1960s के बाद इंडिया में अगर देखें तो इंडस्ट्री भी स्टार्ट हुई है, तो इंडस्ट्री का अपना अदर पोल्यूटेंट्स रिलीज किया, माइनिंग इंडस्ट्री ने अपने अदर पोल्यूटेंट रिलीज किया है। दूसरा क्या हुआ है कि अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन के चलते सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है अच्छे से नहीं कर पाए, तो वो डंपिंग साइट जो है वो बन गई। उससे क्या हुआ, नियर बाई जो एरियाज थे उनमें सोयल पोल्यूशन हुआ। तो सोयल पोल्यूशन को इसमें यही है कि जो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, इवॉल्विंग हो रहे हैं। तो एक नया चैलेंजेस आ रहा है कि सोयल पोल्यूशन में भी जो पोल्यूटेंट्स थे, जो कंटामिनेंट्स थे, उनका बहुत ही इवोल्यूशन हो रहा है। तो वर्ल्ड सॉइल रिसोर्सेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सॉइल रिसोर्सेज रिपोर्ट क्या कहती है, अगर हम वर्ल्ड सॉइल रिसोर्सेज रिपोर्ट के बारे में देखें तो ये एपोए रिलीज करता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस एंड सॉइल एसिडिफिकेशंस है। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हुआ क्यों है, इसको भी समझिए। अगर न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस देखेंगे, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन हुआ है। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन में भी क्या हुआ है कि जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग का हमने अडॉप्ट ज्यादा किया है। आप देखोगे एक ही क्रॉप, जैसे होता है ना वीट की क्रॉप हम कर रहे हैं या फिर राइस की क्रॉप हो रही है, तो लगातार वो ही हो रही है ओवर द ईयर। तो क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेशली, वो क्या हो रहा है कि वो न्यूट्रिएंट्स हमने, क्योंकि जब आप एक क्रॉप को लगातार उगाओगे तो क्या करेगी वो, उस क्रॉप जो है उसी को लगातार उन्हीं मिनरल्स को यूज करती रहेगी। तो इससे क्या हुआ है कि न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हुआ है, या फिर अदर्स मेजर न्यूट्रिएंट्स का ऐड हो जाना, फिर अदर्स जैसे माइनिंग एक्टिविटी के चलते, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के चलते। तो न्यूट्रिएंट जब इम्बैलेंस हुआ तो उसकी जो फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है सोइल की, वो बहुत बैडली
अफेक्ट हुई है, ठीक है। फिर सॉइल एसिडिफिकेशन हुआ है, सॉइल एसिडिफिकेशन जैसे क्लाइमेट चेंज के चलते सॉइल एसिडिफिकेशन में हुआ है। फिर हमने जो फर्टिलाइजर्स हमने यूज किया है, ठीक है, नाइट्रोजन के स्पेशली जो फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, वो एसिडिफिकेशन में उसका बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अब देखेंगे हम सोर्सेज ऑफ द पोल्यूशन। तो अगर हम पोल्यूशन की बात करें, सॉइल पोल्यूशन की, उसके सोर्सेज की अगर हम बात करें, तो सोर्सेज को हम देख सकते हैं कि उसको हम दो सोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट सोर्सेज एंड डिफ्यूज सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज क्या होंगे? अगर हम पॉइंट सोर्सेज की बात करते हैं तो पॉइंट सोर्सेज मतलब जिनको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिनको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम पॉइंट सोर्स बोलते हैं। तो मान लीजिए जैसे इंडस्ट्री का वेस्ट किसी नियर बाई एरिया में जा रहा है, वहां से पॉइंट सोर्स हम बोल सकते हैं। या फिर हम उसको बोल सकते हैं जैसे फार्मर्स है, पेस्टिसाइड एप्लीकेशंस कर रहे हैं, हमें पता है वो भी पॉइंट सोर्स में ही आएगा। या फिर वेस्ट वाटर का हम डिस्पोजल्स हो जा रहा है। फिर अनकंट्रोल लैंडफिल्स है, लैंडफिल्स है तो नियर बाई जब लैंडफिल्स को देखा जाता है, जैसे दिल्ली में लैंडफिल्स है, तो उसके आसपास की जो लैंड है वो कंप्लीटली आप देखोगे पोल्यूट हो चुकी है। तो हमें पता है कि वो लैंडफिल्स के कारण हुई। तो जिन सोर्सेज का हमें पता है कि कहाँ से उसका सोर्स है पोल्यूशन का, उसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स। बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप डिफ्यूज सोर्सेज की बात करते हैं, तो डिफ्यूज सोर्सेज में आपको पता ही नहीं रहेगा कि सोयल का पोल्यूशन कैसा हुआ। तो डिफ्यूज पोल्यूशन आप देखोगे ये वाइड स्केल्स में मिलेंगे। क्यों वाइड स्केल्स में मिलेंगे? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा होगा ना, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड होंगे। और यही सबसे ज्यादा चैलेंजेबल भी होंगे, क्योंकि आपको जब किसी चीज का सोर्स ही नहीं पता है तो आप उसको टेकल कैसे करेंगे। ये एक वाइड स्प्रेड इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो बेसिकली मीडियम के थ्रू हो रहा है, अभी किसी भी मीडियम में जब पोल्यूशन आएंगे, जो पोल्यूटेंट्स है, चाहे वो एयर के थ्रू है, विंड के थ्रू है, या फिर वाटर के थ्रू है। तो एयर, ठीक है, आप देखो जो विंड है, वाटर है, ठीक है, और विंड और वाटर इसमें क्या करती है, मेजर रोल प्ले करती है इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे फॉर्मर फैक्ट्री साइट्स है, ओके, दीज आर दी सोर्सेज एग्जांपल ऑफ द पॉइंट सोर्स। ओके, अभी मैं डिफ्यूज का नहीं बता रहा हूं, अभी मैं पॉइंट सोर्सेज का बता रहा हूं। तो पॉइंट सोर्सेज के एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे फॉर्मर फैक्ट्री साइट है, तो फॉर्मर फैक्ट्री साइट क्या है, वो भी इनएडिक्वेट वेस्ट है, वेस्ट वाटर डिस्पोजल्स है, ठीक है, अनकंट्रोल लैंडफिल्स है, ओके, एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ द एग्रोकेमिकल्स है, स्पिल्स है, ऑयल स्पिल्स अगर हो रहा है, तो वो सब जो ये जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन के। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। अदर एग्जाम्पल क्या मिल सकते हैं? अदर एग्जाम्पल आप देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज की साइट्स होती है, या फिर आपने देखा होगा कि जो हैवी मेटल्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं, टॉक्सिक मेटल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दी जो ऑयल प्रोडक्शन वाली साइट है, वहां पे इस तरीके के आपको पोल्यूटेंट्स मिलेंगे। जो वहां पे अगर जैसे आप देखोगे, जैसे इंडिया में जैसे रिफाइनरी साइट्स है, तो रिफाइनरी साइट्स के आसपास का जो पोल्यूशन होगा वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलेगा और टॉक्सिक मेटल मिलेगा। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन इज वेरी कॉमन इन अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है कि जैसे सोइल का पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल साइट्स बनी हुई है आसपास में, उस वजह से हो रहा है। या फिर उनके जो सीवर्स है, उनका पानी जो है अनट्रीटेड पानी नियर बाई लैंड्स में जा रहा है, उसके चलते आप देखोगे सोइल नियर दी रोड्स, हाईवे में आप देखोगे वहां पे हैवी मेटल्स का मिलेगा, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक। तो दीज आर दी सम एग्जांपल ऑफ द पॉइंट सोर्स जो पोल्यूशन है, सोइल पोल्यूशन, उसके लिए एग्जांपल्स है। तो अब देखते हैं हम डिफ्यूज पोल्यूशन को। डिफ्यूज पोल्यूशन को जैसे मैंने बताया, और हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी देखते हैं अगर हम इसको, तो डिफ्यूज का क्या होगा, डिफ्यूज में आप कोई भी सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो नो आइडेंटिफिकेशन से आप होगा। फिर दूसरे क्या हो रहा है कि एमिशन आप देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, डाइल्यूशन आप देखोगे, वो सोर्सेज के थ्रू ड्राइवर्स है उसके कुछ जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब वो ट्रांसपोर्ट क्या है, मीडिया जिसको हम बोल रहे हैं। तो मीडिया में क्या आएगा, मीडिया में आपका वाटर आ सकता है, मीडिया में आपकी एयर आ सकती है। अब मीडिया क्या है, ये दी जाती है, तो क्या है हमारे, तो क्लाइमेट के फोर्सेस है ना। तो आप वाटर और एयर क्या कर रही है, मीडिया का काम कर रही है उनको डिफ्यूज करने में, ट्रांसफॉर्मेशन करने में, जिससे वो पहले सोइल में मिलने से पहले क्या हो रहा है, उनका मीडिया में उनका क्या हो रहा है, एमिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड जो है डाइल्यूशन हो गया है इन मीडिया में, और अब इनके थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर। जैसे फ्लडिंग आ गया, अब फ्लडिंग के चलते क्या होता है कि फ्लड के चलते क्या हुआ कि मेजर सोर्स जो था उसका वाटर पोल्यूशन का, अब जैसे मान लो कोई रिवर है, अब रिवर क्या है, जैसे यमुना रिवर है, अगर यमुना रिवर में फ्लडिंग आती है, और यमुना रिवर में हमने देखा है कि जो मेजर रिवर है इंडियन की, वो पहले ही हैवी मेटल कंटेमिनेंट्स है उनमें, न्यूट्रिएंट उनमें ज्यादा है। तो अगर वो फ्लड करती है, तो फ्लडिंग जो प्लेन्स होंगे, फ्लडिंग प्लेन्स में चांसेस रहेगा कि पोल्यूशन हो, या फिर एयर में जैसे आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो उससे भी क्या होता है, बहुत दूर तक मूव करते हैं। तो जो डिफ्यूज पोल्यूशन होंगे ये बहुत ही वाइड स्प्रेड होंगे, सबसे पहली बात तो।
और यही सबसे ज्यादा चैलेंजेबल भी होंगे, इनको टेकल करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, इनको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच इनके लिए हमें चाहिएगा। तो आप देख लीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स दोनों के एग्जाम्पल है। तो जब हम पॉइंट सोर्स की बात करते हैं तो ये आप देखिए रूटीन एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो रूटीन एप्लीकेशन के थ्रू क्या हो रहा है कि जो टॉप सॉइल है वो पोल्यूट हो रही है, उसके चलते ग्राउंड वाटर भी पोल्यूशन हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है उसके चलते भी पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो स्प्रेडिंग ग्राउंड वाटर हो रहा है, पेस्टिसाइड्स हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो दीज आर दी सम एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम सॉइल पोल्यूशन को देख सकते हैं। अब देखेंगे सोर्सेज ऑफ दी सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन के जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो वो नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी होते हैं। बट जो सोर्सेज है मेजर वो है एंथ्रोपोजेनिक, हमारा जो कारण बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एग्रेवेट किया है सिचुएशन को, मोर एक्सेलरेट कर दिया है। तो एग्रेवेट के चलते क्या, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन हमने किया है, मिलिट्री एक्टिविटीज एंड वार्स, इनके चलते क्या हुआ है कि जो सॉइल पोल्यूशन था वो बहुत ज्यादा तेजी से एग्रीवेट हो गया सिचुएशन में। उससे क्या हुआ है कि उसकी फर्टिलिटी बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है। तो क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं सोयल पोल्यूशन ने हमारी फूड सिक्योरिटी को हैम्पर किया है। तो फूड सिक्योरिटी तो एक मेजर चैलेंज है, जो फूड सिक्योरिटी का चैलेंज हमने देखने को मिल रहा है। बट आने वाले समय में जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हैम्पर करेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर सॉइल पोल्यूशन होगा तो उससे ड्राइव जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो हम फल है, सब्जियां है, उनमें भी कंटामिनेट्स मिलेगा और उसके चलते भी अदर्स जो हेल्थ कंसर्न्स है वो भी हो सकते हैं। तो जो चैलेंजेस रहेंगे वो भी बहुत मल्टी डायमेंशनल देखने को मिलेंगे। तो नेचुरल, अगर हम सॉइल पोल्यूटेंट्स की बात करें, अगर नेचुरल सॉइल पोल्यूटेंट्स में जैसे आप देखोगे जो वाइल्ड फायर्स है, ठीक है, वाइल्ड फायर्स हो रही है या फिर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है। बट जब भी हम वाइल्ड फायर्स की बात करते हैं तो वाइल्ड फायर्स, जो फॉरेस्ट फायर्स होती है, ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गया है क्लाइमेट चेंज के चलते। तो क्लाइमेट चेंज क्या हुआ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ कि फॉरेस्ट फायर्स का जो रेट था, जो फ्रीक्वेंसी थी, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। तो ये नेचुरल हम अकरेंस नहीं कह सकते कि फॉरेस्ट फायर है, बट नेचुरल जो सॉइल पोल्यूटेंट्स है वो कहीं ना कहीं फिर भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। तो जैसे वेदरिंग और रॉक साइकिल से, लाइक जैसे फॉस्फोरस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, वो भी कहीं ना कहीं उसको, बट नेचुरल जो सॉइल पोल्यूटेंट्स है वो उनका एक रीजन है ही नहीं कि उनको, क्योंकि इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दीज आर दी आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, तो मेन रीजन हम मेन क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पोल्यूशन को, क्योंकि उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें नेचुरल सॉइल जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, जैसे हाई लेवल ऑफ दी हैवी मेटल्स आपको मिलेगा देखने को, जो कि साइट्स होंगे वोल्केनिक इरप्शन की, लेकिन जैसे रीयूनियन आइलैंड्स को देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए जैसे इंडिया में हम देखें, जैसे जो बेसाल्ट इरप्शन हुआ है, बेसाल्टिक इंडिया में डेक्कन ट्रैप को देखते हैं तो वहां पे आयरन का कंटेंट ज्यादा मिलता है, बट हम उसको पॉल्यूशन नहीं करेंगे। बट रियूनियन आइलैंड में क्या हुआ है कि फ्रीक्वेंट इरप्शन हुआ है, तो फ्रीक्वेंट इरप्शन होने से चलते क्या होता है कि जो बेसाल्टिक इरप्शन होता है तो मैफिक इरप्शन है, तो उसके चलते क्या होता है, जो मेटालिक होगा, हैवी मेटल्स होगा, उससे कई बार क्या होता है जो सोयल है वो कंटामिनेट, जैसे मरकरी का आप देख लीजिए, या फिर अदर साइड जैसे क्रोमियम है, निकिल है यार, तो उनसे कंटामिनेशन कई बार हो जाता है इस तरीके का। तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, अब हम देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में क्या क्या पोल्यूशन आपके आ सकते हैं। तो अब एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में आप देखोगे सोयल एंड सब सरफेस। जब हम सोयल एंड सरफेस की बात करते हैं तो इसमें जैसे आपको इंडस्ट्रियल देख लीजिए या फिर एग्रोकेमिकल्स। तो सबसे पहले अगर हम एग्रोकेमिकल्स की बात करें, अगर हम एग्रोकेमिकल्स की बात करें तो जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर्स, तो हम इनका यूज कर रहे हैं, तो इससे भी तो हम पोल्यूट कर रहे हैं ना सॉइल का। तो जितना ज्यादा फर्टिलाइजर्स आप यूज करोगे उतना ज्यादा उसकी जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है लगातार। न्यूट्रिएंट इंबैलेंस ये कोज कर रहा है। आप देखोगे इंडस्ट्री है, जैसे हैवी मेटल है, सोलवेंट इफ्लुएंस जो है रिलीज हो रहा है, वो भी नियर बाई सॉइल को पोल्यूट कर रहा है। लैंड डिस्पोजल्स है, तो लैंड डिस्पोजल्स में तो अभी चैलेंज सबसे ज्यादा यही बना हुआ है, क्योंकि जो अर्बन डिस्पोजल्स होगा उसमें वेस्ट डिस्पोजल्स होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो डिस्पोजल्स हो रहा है या फिर अदर्स जो मटेरियल जिनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी पाए गए, तो रेडियो जो न्यूक्लियाई है वो भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज बना हुआ है। इरिगेशन, जैसे सलाइन वाटर का इरिगेशन है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, इसके चलते भी चैलेंजेस बने हुए हैं। तो डोमेस्टिक म्युनिसिपल्स है, एटमॉस्फेयर है, एसिड रेन, लाइक, बट एसिड रेन इज ड्राइव फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिकॉज जब SO2 और NO2 का पोल्यूशन रिलीज होता है तो उसके चलते एसिड रेन कोज होता है। ठीक है, सीस एंड सरफेस वाटर,
अभी जैसे सी लेवल चेंज होगा तो साल्ट इंट्रूजन्स जो नियर बाई वाटर बॉडीज है, जो लगातार आप देखोगे जैसे जो कोस्टल रीजन है उनमें ये आपको ये चैलेंजेस आपको लगातार देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे सोइल एंड सबसर्फेस पोल्यूशन कैसे कोज हो रहा है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैसे पोल्यूशन कर रही है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनका जो पोल्यूशन है वो कैसे हो रहा है। जब हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे कर रही है, ये बहुत रिलीज करती है पोल्यूटेंट्स, नंबर ऑफ पोल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं, लाइक हैवी मेटल्स है या फिर जो एफ्लुएंट्स रिलीज कर रहे हैं। तो उनके चलते क्या होगा, जैसे आप देखोगे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ये रिलीज कर रहे हैं, जैसे वाटर है, सोइल है, सर्टेन गैसेस रिलीज कर रहे होंगे, गैसेस के चलते एसिड रेन हो रहा होगा, वाटर के चलते आप देखिए उसमें जो हैवी मेटल कंटामिनेशन है सोइल में वो सर्टेन रिलीज कर रहे होंगे, जैसे गैसियस पोल्यूटेंट्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए इनटू द एटमॉस्फेयर एंड एंटर इनटू द सॉइल डायरेक्टली, इससे एसिड रेन या अदर एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन आपको देखने को मिला। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आप देखोगे बहुत ही वाइड स्केल सॉइल पोल्यूशन इन्होंने खोज किया। तो अब इसको कम कैसे कर सकते हैं? चैलेंज है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो भी अपना जो डिस्पोजल निकालते हैं उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए। जो वेस्ट डिस्पोजल्स है उस वेस्ट डिस्पोजल को जब तक ट्रीट नहीं करेंगे, यही इनका एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को हम बंद नहीं कर सकते। इस पे टोटली हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी जो डिपेंडेंस है, जो भी हम प्रोडक्ट ड्राइव कर रहे हैं, बट हमारा हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना चाहिए कि वेस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो हमें बहुत अच्छे से देखना होगा इस सिचुएशन में। अब देखते हैं माइनिंग। माइनिंग ने क्या किया है, माइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और माइनिंग के चलते हम सर्टेन जो मिनरल्स है वो ड्राइव करते हैं, लाइक जैसे कोल। सबसे पहले तो कोल से तो हम बिजली ड्राइव कर रहे हैं, ये सब जो सिस्टम है कोल से ही चल रहा है। रेल पहले कोल से चलती थी, दो अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, बट इलेक्ट्रिक फिर कोल से चल रही है। तो कोल तो कहीं ना कहीं मेजर रहेगा ही रहेगा, फिर अदर्स जैसे आयरन है या फिर अदर एक्टिविटीज जो हो रही है। तो माइनिंग जैसे और स्मेल्टिंग जो फैसिलिटीज होती है वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जो पोल्यूटेंट्स है वो रिलीज करती है, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोइल को पोल्यूट कर रही है। तो माइनिंग आप देखोगे वो चाहे सोइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, या फिर वो एयर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी लगातार जो है वो पोल्यूशन कोज कर ही रही है। तो आप देखोगे जैसे ये देखिए यूज ऑफ द फॉस्फेट रॉक। जब हम फॉस्फेट रॉक का यूज करते हैं तो नेचुरली रिच इन रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में रिच होता है। तो जब फॉस्फेट रॉक का यूज होगा तो जो सोइल का पोल्यूशन होगा वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से पोल्यूशन होगा, लाइक जैसे यूरेनियम 238 होगा, है ना, रेडान्स होगा। तो दिस तरह के जो है आपको ये पोल्यूटेंट्स यू कैन फाइंड इन दी नियर बाई सोइल्स ऑफ द माइनिंग एक्टिविटी। लाइक इन दी आप देखोगे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होगा जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो उस रीजन में आपको देखेगा कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या अदर हैवी मेटल का कंटामिनेशन सोइल का आपको उस रीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। Okay, now the impact, the main environmental impact of the mining. तो माइनिंग के क्या क्या मेन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, यू ऑल्सो कैन असेस कि जो इम्पैक्ट है वो कितने वाइड स्केल इम्पैक्ट होंगे। आप देखोगे मेटल कंटामिनेशन, चाहे वो ग्राउंड वाटर की बात कीजिए, चाहे वो रिवर की बात कीजिए, सरफेस वाटर की बात कीजिए, मेटल कंटामिनेशन होगा। और हैवी मेटल कंटामिनेशन हमने देखा है कि जिस तरीके से सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट थी, व्हाट सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट सेज, सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट सेज दैट कि मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स इन इंडिया इज कंटामिनेटेड विद द हैवी मेटल्स। ओके, तो बिकॉज ऑफ द हैवी मेटल्स सर्टेन वाटरबोर्न डिजीज इज कॉजिंग in Indians. Okay, तो if we look at the World Health Organization reports, तो World Health Organization report ये कहती है कि millions of the जो children और people से died because of the जो contamination of the water का। तो अगर हम मेटल्स का देखें तो मेटल कंटामिनेशन इन द सरफेस वाटर, फिजिकल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, एसिड ड्रेनेज होगा, जैसे कोई सल्फर माइनिंग है, जब हम आयरन डिवाइड करते हैं H2S से, ठीक है हाइड्रोजन सल्फाइड है या फिर आयरन सल्फाइड है, तो क्या हो रहा है कि एसिड ड्रेनेज होता है। तो एसिड ड्रेनेज के चलते आप देखोगे जो वाटर है वो पोल्यूट होता है साइनाइड है, ओके, एयर एमिजन्स। तो बहुत ज्यादा आपको देखोगे पर्टिकुलेट जो मैटर्स होंगे, जो नियर बाई साइट्स होंगे, इनमें पर्टिकुलेट मैटर का पोल्यूशन बहुत ज्यादा मिलेगा, पीएम जिसको बोलते हैं। और इसके तो आप हेल्थ कंसिक्वेंस आप देख सकते हो, तो बहुत ज्यादा वाइड स्केल इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नाउ अर्बन एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखोगे अर्बन लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडिया जब आजाद हुआ था उस समय पे हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन थी बहुत कम थी, पर लगातार क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला है कि तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी को देखना चाहा,
तो हायर इनकम जो ग्रुप्स है उनकी तरफ जाएंगे। तो अर्बन एरिया ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के चलते क्या हुआ है कि लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो उस अर्बनाइजेशन के बढ़ते चलते लगातार चैलेंजेस भी एमर्ज हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन का फायदा भी है कि अगर कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन रहेगी तो गवर्नेंस कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन में रहेगी, बट चैलेंजेस भी रहेंगे। चैलेंजेस क्या रहेंगे? सर्टेन चैलेंजेस है कि वेस्ट डिस्पोजल से है या फिर अदर्स, आप देखोगे जो नियर बाई एग्रीकल्चर लैंड उसको भी कैप्चर कर लिया जाएगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। फिर क्या होगा? ट्रीटेड जो वेस्ट वाटर जनरेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, मटीरियलिस्टिक ज्यादा हो जाएंगे तो वेस्ट भी ज्यादा जनरेट होगा। उसके चलते क्या होगा, चाहे वो सोयल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है या फिर एयर पोल्यूशन से हो जाए। अब दिल्ली की सिचुएशन ले लीजिए या फिर अदर अर्बन सेंटर की, मेजर मेजर अर्बन सेंटर की आप सिचुएशंस को ले सकते हैं, किस तरीके से जो नियर बाई वाटर बॉडीज थी वो किस तरीके से पोल्यूट हो चुकी है। जब दिल्ली एस्टैब्लिश हुआ, दिल्ली को बनाया गया, दिल्ली में पॉपुलेशन आई तो रिवर बहुत साफ थी उस समय पे, बट आज देखिए यमुना रिवर की हालत क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक से 800 मेजर रिसोर्स, तो प्लास्टिक तो एक चैलेंज बना हुआ है लगातार आप देखोगे। और प्लास्टिक का चैलेंज अर्बन सेंटर में नहीं, अब रूरल एरिया में भी इसका प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। कि अब क्या है कि रूरल एरिया में भी ये चला गया, क्योंकि रूरल एरिया भी कहीं ना कहीं अर्बन सेंटर पे डिपेंडेंट है। तो वो जब भी अपने प्रोडक्ट्स या फिर ग्रोसरीज या फिर वो शॉपिंग करने आते हैं तो अर्बन सेंटर से रूरल सेंटर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इनसे बहुत वाइड स्केल्स आपको देखने को, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, सोयल का पोल्यूशन स्पेशली आपको देखने को मिलेगा। अब देखेंगे एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एक्टिविटीज को। जब हम एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एक्टिविटीज की बात करते हैं, ये भी कंट्रीब्यूशंस करते हैं। अभी हमने एयर पोल्यूशन सिस्टम हमने देखा ही था कि किस तरीके से जो मीथेन है या फिर अदर पोल्यूटेंट्स वो रिलीज होता है एग्रीकल्चर से और जो लाइव स्टॉक सेक्टर्स है। बट आप देखोगे जो मेजर एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर, तो एग्रोकेमिकल जो फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, या फिर मैन्योर्स एंड इफ्लुएंट्स यूज ऑफ द मेन जो न्यूट्रिएंट्स लाइक जैसे नाइट्रोजन, तो ये क्या कोज कर रहे हैं? एल्गल ब्लूम वाटर बॉडीज को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फिर न्यूट्रिएंट इंबैलेंस आपका कोज हो रहा है। तो बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स है, सोयल पोल्यूशन है, वो एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक के चलते हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें, हमारी जो एग्रीकल्चर रहनी चाहिए वो बहुत ही ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है, जैविक खाद हमें यूज करना चाहिए, प्रॉपर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का हमें यूज करना चाहिए, और वाटर भी हमने ड्रिप इरिगेशन और इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो अपनानी चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो तो बिल्कुल पसंद आई होगी, है ना। तो अब हम ये कवर करेंगे, तो आप देखोगे जो सोयल पोल्यूशन से एग्रीकल्चर एक्टिविटी से किस तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटी सोयल का पोल्यूशन कोज कर रही है। तो सबसे पहले आप देखोगे यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स, तो वाइड स्केल यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। और आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन ये देखा गया है कि जो पोल्यूशन है वो मैनीफोल्ड जो है, जो फर्टिलाइजर्स का जो एप्लीकेशन है, स्पेशली इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का जो एप्लीकेशन है वो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ा है। और इतनी तेजी से बढ़ा हुआ है कि अब फार्मर्स जो है, क्योंकि लगातार फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन होने की वजह से क्या हुआ है कि प्रोडक्टिविटी लैंड की कम हुई है, और उसके चलते लैंड की प्रोडक्टिविटी चलते एप्लीकेशन फर्टिलाइजर्स का बढ़ गया है। दूसरी चीज क्या है? मोनोक्रॉपिंग। हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हम राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम्स को अपनाया है, उसके चलते क्या होगा, लगातार वो चलता है, लैंड की प्रोडक्टिविटी गई, फर्टिलिटी गई, और उसके चलते लगातार हम जो है फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर रहे हैं ताकि उसको मेंटेन कर सके अपनी जो इल्ड है। दूसरी क्या है, आप देखोगे जो विद दिस सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो है लगातार वो जा रहा है। लाइव स्टॉक वेस्ट आप देख लीजिए, ठीक है। आप देखोगे इरिगेशन विद द पुअर क्वालिटी वाटर ना, जब पुअर क्वालिटी वाटर जैसे मान लो सलाइन वाटर है या फिर अनट्रीटेड वाटर है, उससे जब हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है, या फिर नियर बाई वाटर बॉडीज है, तो लाइक जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, लाइक जैसे रूरल एरिया में देखोगे जो मिल है, शुगर मिल्स होते हैं, तो वो अपना जो एफ्लुएंट्स है वो रिलीज करते हैं नियर बाई वाटर बॉडी, वो नियर बाई वाटर बॉडीज का जो वाटर है वो यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, तो वो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओवर फर्टिलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत ही चैलेंजेबल बना हुआ है। तो अब हम कवर करते हैं, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है
कि किस तरीके से जो लैंड एंड सोयल जो पोल्यूशन है वो किस तरीके से क्या उनके कॉजेज हो सकते हैं। हम देखें जैसे पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो हमें सबको पता है कि पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अनसेफ स्टोरेज ऑफ द हैजार्डस एंड केमिकल वेस्ट का आप देखो। लीचेट्स, अगर कोई भी मिसमैनेज अगर लैंडफिल से उनसे लीचेट्स किस तरीके से उनके जो वेस्ट है उनको किस तरीके से जो लिक्विड्स होता है वो लीचेट करता है और नियर बाई साइट्स में स्प्रेड हो जाता है। फिर आप देखोगे अनकंट्रोल्ड डंपिंग ऑफ द वेस्ट, जैसे हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, माइनिंग। तो ये सब क्या है, कॉजेज है जो सोइल को पोल्यूट कर रहे हैं लगातार और इससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब देखेंगे मेन सोइल के जो पोल्यूटेंट्स क्या है, मेन क्या क्या हो सकते हैं जो मेन सोइल पोल्यूटेंट्स आप देखते हो, जैसे पेस्टिसाइड है, मिनरल फर्टिलाइजर्स है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन है, प्लास्टिक मटेरियल्स है, रूरल वेस्ट है। तो जब ये सब चीजें एक ओवर लिमिट से बाहर चले जाते हैं तो उसको वो क्या करते हैं, मेन ये इस तरीके के जो पोल्यूटेंट्स है वो आते हैं। ये देखोगे ये लिस्ट है। अगर हम सोइल पोल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हम देखें तो इनऑर्गेनिक में आप देखोगे हैवी मेटल्स, आप देखोगे नॉन मेटल्स, आप देखोगे ठीक है, हैवी मेटल नॉन मेटल आप देखोगे कि ऑर्गेनिक में क्लोरीनेटेड, नॉन क्लोरीनेटेड, जैसे एल्कलाइन, जो एल्फाइड्स है, एल्केन्स है। तो ये इस तरीके के जो आपको पोल्यूशन मिलेगा, लाइक जैसे आप इसके एग्जाम्पल, जैसे इसमें कैडमियम्स रहेगा, आयरन रहेगा, निकिल रहेगा, साइनाइड रहेगा, अमोनियम सल्फर रहेगा। आप देखोगे डायोक्सिन्स जो होंगे वो भी कोज करते हैं, डीडीटी है या पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, पीसीबी है, इथेन है। तो दीज ऑल आर दी बेसिकली, अगर हम मेजर अगर हम मेन सोइल पोल्यूटेंट्स की बात करें तो ये जो है हमारे मेजर सोइल पोल्यूटेंट्स है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर उसकी रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाता है कि फूड में फर्टिलाइजर हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ग्लोबल यूसेज ऑफ द फर्टिलाइजर जब हम बात करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 2009 से, कोई ज्यादा पुराना डेटा नहीं है, 2010 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से हमारा जो यूसेज है फर्टिलाइजर को किस तरीके से बढ़ा है, एक जंप आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे इतना नहीं था, यहाँ पे इतना नहीं था, बट आपको एक जंप आपको देखने को मिल रहा है। और आज हम जो 2018 का ये डेटा है तो 2018 में हमारा जो ग्लोबल यूसेज है वो किस तरीके से बढ़ गया है। तो लगातार, और ये फर्टिलाइजर जो यूसेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और फर्टिलाइजर डिक्लाइन होगी ना उतना ज्यादा ये लगातार बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो मेजर मिनांस है, मेजर जो फैक्टर्स है सोइल पोल्यूशन का। अब देखते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशंस को देखें, पर्टिकुलरली गिवन बाय दी यूएनसीसीडी, अगर हम यूएनसीसीडी की डेफिनेशन के हिसाब से देखें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन कहती है कि इसकी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, जब इस प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है या कंप्लीटली हम कह दें कि ये जो लैंड है जो इसका फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए कैपेबल ना हो, तो लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। तो लैंड डिग्रेडेशन से उसकी जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, वो हम नहीं ड्राइव कर सकते। तो दैट मीन्स जो लैंड की जो इकोसिस्टम जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है लैंड, वो ड्राइव नहीं कर सकते, वो जो सर्विस है वो नियर टू जो है डिक्लाइन हो गई है। अब डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया हर्ट्स फार्मर्स एंड फॉरेस्ट डिवेलपर्स द मोस्ट, क्योंकि फार्मर्स एंड फॉरेस्ट डिवेलपर्स जो है वो लैंड के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर मान लिया कोई रोड बनना है तो डिग्रेडेड लैंड पे बन जाएगा, कोई इंडस्ट्री बननी है, बट फार्मर्स और फॉरेस्ट डिवेलपर जो है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं लैंड पे डिपेंडेंट होते हैं। उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उस पर उनकी इकोनॉमिक जो वो होता है उनकी, वो पूरा टिका रहता है। अब देखते हैं व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। जैसे मैंने बताया, लैंड डिग्रेडेशन द डिटेरियोरेशन और द लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो उसकी अगर डिक्लाइन हो जाए प्रेजेंट और फ्यूचर यूज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। तो वो उससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम्स, मतलब आप देख सकते हो लैंड जो भी है उस लैंड का जो भी रीजन्स है जो उस फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे वो, और फिर फर्दर क्या होगा, आप इकोनॉमिक पावर का कह लीजिए, बायोडाइवर्सिटी आप खत्म हो सकते हैं, इकोसिस्टम फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, फर्दर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स भी वो कोज करेगा। ठीक है, उनको भी हम असेस नहीं कर सकते। लैंड डिग्रेडेशन बाय यूएनसीसीडी, तो लैंड डिग्रेडेशन बाय यूएनसीसीडी क्या कहता है कि लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज रिजल्टिंग फ्रॉम दी वेरियस फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्लाइमेट वेरिएशन हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट वेरिएशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये दो फैक्टर्स है अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो, क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड क्लाइमेटिक वेरिएशंस में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट आर दी क्लाइमेटिक वेरिएशन। अगर हम क्लाइमेटिक वेरिएशंस की बात करें तो क्लाइमेटिक वेरिएशंस क्या हो सकता है,
तो लैंड डिग्रेडेशन एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में आप देखोगे बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ द इकोसिस्टम वो कंप्लीटली क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। चाहे वो पास्चर लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, वुड लैंड है, ठीक है, वो कंप्लीटली उसकी क्या होगी, उसकी जो फंक्शनैलिटी है, इंटेग्रिटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। इसका मतलब वो अपना फंक्शन नहीं कर पाए। इसके कॉजेज क्या कर पाए गए, जैसे आप देखोगे जो मेनली प्रोसेस है, जैसे सोइल इरोजन कॉज्ड बाय द विंड्स एंड द वाटर्स, deterioration of the physical, chemicals and biological or economic property of the soil, long term loss of the natural vegetation। तो ये लैंड डिग्रेडेशन हुआ। अब देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन स्टेटस। अगर हम ग्लोबली लैंड डिग्रेडेशन का स्टेटस देखें, ग्लोबली ना, ये जो स्टेटस है ग्लोबली, ये आपकी मेंस में ना बहुत यूजफुल होगा। मेंस में वैल्यू एडिशंस बहुत होगा। पीटी के लिए भी यहाँ से पूरे पूरे आपको जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे पीटी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है इस तरीके से, जिस तरीके से हमने इसको, हमारी टीम ने पूरे रिपोर्ट्स से फाइंडिंग किया है। तो जो भी रिपोर्ट्स आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वहां से हमने, जैसे कोई की रिपोर्ट है, यूएनसीसीडी की रिपोर्ट है, वहां से हमने ये सब फाइंडिंग हमारी है। तो अगर आप देखोगे ग्लोबली क्या है, 25% की जो लैंड है वो डिग्रेडेड हो गई है। अब हमारे पास लैंड ही कितनी है, और उसमें भी हम एग्रीकल्चर लैंड की अगर स्पेशली बात करें, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, तो एक चैलेंज बना हुआ है कि फूड सिक्योरिटी क्या मेंटेन कर पाएंगे, ये भी चैलेंज है। दूसरा क्या है कि व्हेन लैंड इज डिग्रेडेड तो क्या हो रहा है कि सोयल कार्बन, जो सोइल्स होते हैं, हमने बताया ना सोयल ऑर्गेनिक मैटर्स में जो क्या होता है कि कार्बन रिस्टोर होती है, ठीक है, तो सिक्वेस्टेड जो कार्बन सिक्वेस्ट वो अब रिलीज हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये क्या करेंगे, ये फर्दर क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन में उसका रोल है। क्लाइमेट वेरिएशंस के चलते लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, बट लैंड डिग्रेडेशन के चलते फर्दर क्लाइमेट चेंज होगा, मींस ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि जो कार्बन से और नाइट्रस ऑक्साइड है वो रिलीज होंगे। और हमें पता है कि कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज का काम करते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज के चलते फर्दर ग्लोबल वार्मिंग होगी। दूसरा आप देखोगे साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि 24 बिलियन टॉन्स ऑफ द फर्टाइल सोइल, जब सोइल होते हैं ना, अपर सरफेस की बात करते हैं, तो 24 बिलियन टन ऑफ द जो फर्टाइल सोइल है वो लॉस्ट हो जाती है पर ईयर। और वो लॉस्ट होकर के कहाँ जाती है, वो सी में कहीं ना कहीं एंटर कर जाती है। और सी का भी जो सेडिमेंटेशन होगा सी में, उसका लेवल बढ़ेगा, तो उससे भी सी लेवल राइज होता है, तो वो भी फर्दर एक चैलेंज का कोज बनता है। तो ये इस तरीके से जो है फर्टाइल सोइल हो रही है। तो जब फर्टाइल सोइल का जो लॉस होगा, उससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल एज वेल एज इकोनॉमिकल चैलेंजेस आने वाले हैं, जो कम्युनिटी कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो लैंड डिग्रेडेशन, सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन की हम इन्फोग्राफिक को देखें, तो इस इन्फोग्राफिक को देखिए आप सबसे पहले 12 बिलियन हेक्टेयर ऑफ द फर्टाइल लैंड जो है अराउंड द वर्ल्ड, अगर देखा जाए लैंड डिग्रेडेड हो गई है। 12 बिलियन हेक्टेयर, 12 बिलियन हेक्टेयर का जो साइज है वो है ऑस्ट्रेलिया के साइज के हिसाब से। अब ऑस्ट्रेलिया का साइज आप देख सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया का साइज है द सेम एरिया ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो इतनी लैंड डिग्रेडेड हो रही है, तो इसका मतलब फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस बना हुआ है, फूड सिक्योरिटी चैलेंज बनेगा। 25 बिलियन टन ऑफ द लैंड वेस्ट इनटू द ओशियन एनुअली, ओशियन के लिए फर्दर चैलेंज बना हुआ है। तो 40% ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर लैंड इज डिग्रेडेड, मतलब अगर 40% टोटल अगर एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो 40% लैंड डिग्रेडेड हो गई है। तो इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी है टू ग्रोइंग द क्रॉप्स वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है। तो अब 60% पे टोटली पॉपुलेशन डिपेंडेंट रहेगी। अब 60% पे क्या होगा कि फर्दर जो एडिशनल जो भार आएगा, एडिशनल जो प्रेशर आएगा, वो फर्दर इस सिचुएशन को एग्रेवेट करेगा, फर्दर सोइल को डिग्रेड करने में, लैंड को डिग्रेड करने में। तो कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल जनरेट हो जाती है लैंड डिग्रेडेशन की। ये देखिए, अगर हम ग्लोबली देखें सोइल डिग्रेडेशन का स्टेटस देखें, तो कोई भी कंट्री आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा होगा। सर्टेन कंट्रीज है जहां पे कम है, सर्टेन कंट्री है जहां पे ज्यादा है, बट हर जगह आपको मिलेगा कि लैंड डिग्रेडेशन से एक चैलेंज दे रही है। जो कम्युनिटी है, हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो सोइल पे डिपेंड है, क्योंकि सोइल्स को जो है बहुत टाइम लगता है उसको रिकवर होने में, सोइल के बनने में। तो ये माना जाता है कि सोइल का डिग्रेडेशन इज रिवर्सिबल फिनोमेना, इरिवर्सिबल। आप देखोगे इंडिया भी, देखोगे आप इंडिया को जब मैप में देखते हो, तो इंडिया का अगर ईस्टर्न पोर्शन को छोड़ दिया जाए, तो टोटली इंडिया की जो लैंड है वो लैंड डिग्रेडेशन मीन सोइल डिग्रेडेशन वहां पे हो रहा है।
तो उसके बहुत सारे रीजंस है, लाइक जैसे आप देखोगे सोइल सैलिनाइजेशन, सोइल एसिडिफिकेशन, सोइल इरोजन, ओके, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हम यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे यूज जो कोजेज है वो लैंड के लिए, बट कोई भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी लैंड आपको लैंड, बट मेजरली जो लैंड आपको जो सोइल डिग्रेडेशन मिल रहा होगा वो एरिड, सेमी एरिड जो और सब ह्यूमिड जो रीजन होंगे वो क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल्स होते हैं, तो ये रीजन ज्यादा वल्नरेबल्स है। तो आप देखोगे जो सेल वाला जो रीजन है अफ्रीका का, ये कंप्लीटली क्या है, सोइल डिग्रेडेड रीजन। ये भी आप देखोगे ड्राई रीजन है, तो ड्राई रीजन में आपको ये भी, तो ड्राई रीजन में आप देखोगे लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा, बट ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगी या फिर अदर जो ह्यूमन एक्टिविटी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है वो भी सोइल डिग्रेडेशन करती है। अब देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन इंडिया। अगर हम लैंड डिग्रेडेशन इंडिया में स्टेटस देखें लैंड डिग्रेडेशन का, तो बहुत डरावना है, और ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम में, क्योंकि अब इंडिया जो है पॉपुलेशन में भी नंबर 1 बनने वाला है, चाइना को भी हम पीछे छोड़ रहे हैं, तो उस समय पे हमारी जो पॉपुलेशन है 1.3 और 1.4 बिलियन, उनको फीड कैसे कर पाएंगे? क्या हम पहले से ही जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा जो स्थान है अभी भी बहुत ही देखे तो बहुत पीछे हैं हम, बट आने वाले समय में जब लैंड डिग्रेडेशन और सोइल डिग्रेडेशन एक चैलेंज है, क्या हम जो हमारी जो पॉपुलेशन उसको फीड कर पाएंगे? तो ये देखा गया है कि जो एनालिसिस है वो रिवील करता है कि 96 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है कंट्री का वो अंडरगोइंग है प्रोसेस में या फिर लैंड डिग्रेडेड हो गया है। दैट मीन ये कितना परसेंटेज है? अगर इस परसेंटेज की हम बात करें तो ये है 29.32, मतलब 30%, अराउंड अराउंड 30% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जाए, अगर हम एग्रीकल्चर एरिया की बात करेंगे तो ये परसेंटेज फिर बढ़ जाएगा, ये परसेंटेज फिर बढ़ जाएगा। तो ये रिपोर्ट हमने निकाला है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने लिखा है कि ये जो स्टेटस है लैंड डिग्रेडेशन का, ये इंडिया में स्टेटस है। तो लूजिंग लैंड ऑलमोस्ट 30% ऑफ द इंडिया लैंड एरिया इन अंडर डेजर्टिफिकेशन, तो डेजर्टिफिकेशन इज ऑल्सो एक सब कंडीशन अंडर द लैंड डिग्रेडेशन। तो आप देखोगे ये देखो यहाँ पे आपको रीजन, इसको बहुत अच्छे से जब आप देखोगे तो रियलाइज करोगे लैंड डिग्रेडेशन, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन है ये आपका मिलेगा डेजर्ट वाला, तो डेजर्ट वाला एरिया ज्यादा वल्नरेबल है। दूसरा आपको मिलेगा ये वाला रीजन थोड़ा सा नहीं है, बट आपको ये भी वाला जो रीजन है वो भी एरिड और सब ह्यूमिड रीजन मिलेगा। बट अब क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन इतनी ज्यादा यूज हो रही है, उसके चलते क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अराउंड आप देखोगे 30% ऑफ द इंडिया की लैंड डिग्रेडेड हो गई है। उससे फर्दर जो चैलेंज होंगे, फर्दर जो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स होंगे, उनको भी हम नहीं, जैसे लैंडस्लाइड्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि लगातार डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। What are the main culprits of the land degradation in India? इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कल्प्रिट क्या है? इरोजन। इरोजन को ही लैंड डिग्रेडेशन का मेन कल्प्रिट माना है। इरोजन आप देखोगे 10%, ओके। दूसरे नंबर पे सेकंड मोस्ट जो सिग्निफिकेंट है वो वेजिटेशन डिग्रेडेशन है। कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट का या वेजिटेशन का डिग्रेडेशन हुआ है, चाहे वो ओवर ग्रेजिंग के चलते हो या फिर अदर एक्टिविटी के चलते हमने उसको वेजिटेशन को डिग्रेड किया है। अब तीसरा जो मेन कोज है वो विंड इरोजन का है। तो ये जो आपस में आप देख रहे हो वाटर इरोजन, वेजिटेशन डिग्रेडेशन, विंड इरोजन, ये क्या एक साइकिल में काम करते हैं, एक साइकिल में। अगर वेजिटेशन डिग्रेडेशन होगा तो वाटर का इरोजन और सोयल का जो इरोजन, वाटर इरोजन है, और आप देखोगे जो विंड इरोजन है, इनका जो इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। क्योंकि वेजिटेशन, क्योंकि जब अगर फॉरेस्ट है किसी एरिया में, डेंस फॉरेस्ट है, तो जो जो रूट्स होती है वो कहीं ना कहीं सोयल को बाइंड करती है। दूसरा, वाटर का जो सर्फ रन ऑफ होता है उसको डिक्रीज करती है, ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो ये आपस में काम करते हैं। तो एक पूरी विशियस साइकिल है इन सब चीजों की। ये देखिए कोजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। जब हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो डिफोरेस्टेशन आपको दिखेगा टॉप पे, टॉप पे आपको डिफोरेस्टेशन दिख रहा होगा। डिफोरेस्टेशन बहुत मल्टीपल वे में काम करता है। डिफोरेस्टेशन, जब डिफोरेस्टेशन होगा उससे एक तो आप देखोगे जो हमारा वाटर लेवल है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेगा। डिफोरेस्टेशन होगा तो उससे विंड इरोजन, वाटर इरोजन, दोनों का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत वाइड स्केल होगा, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो इन चैलेंज।
ठीक है। ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर जो हम कर रहे हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, इनका तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज आप देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज आपस में एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज को करेगा, क्लाइमेट चेंज लैंड डिग्रेडेशन को करेगा। ओके, ओवर इरिगेशन आप देख लीजिए, ओवर इरिगेशन से क्या हो रहा है, ओवर इरिगेशन से सेलेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स होगी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देख लीजिए, आपका डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है और फिर लैंड डिग्रेडेशन भी हो रही है। अब देखेंगे कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड लैंड, ये देखो परसेंटेज में, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो कौन कर रहा है, ओवर कल्टीवेशन आप देख लीजिए 28%। और ये जो आप इस ये कलर आप देख रहे हो ओवर ग्रेजिंग है, तो 35% जो है ओवर ग्रेजिंग का है, 28% आप देखोगे ओवर कल्टीवेशन का है। आप देखोगे जो 30% है डिफोरेस्टेशन है। तो देखो डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टीवेशन लगभग लगभग इनका आपस में सेम कंट्रीब्यूशन हो रहा है। बाकी का अदर तो 7%। तो हमें इन तीनों पे ही फोकस करना पड़ेगा आगे, हम इन तीनों को, क्योंकि जब हमें पता है कि किस एक्टिविटी का लैंड डिग्रेडेशन पे कितना इंपैक्ट है तो हम उसी हिसाब से उसको टेकल भी करेंगे, क्योंकि 7% को टेकल करना नहीं रहेगा। इन 3%, अगर इन तीन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो हम मेजोरिटी जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत इजिली हम टेकल कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ओके, अब देखेंगे वीसीएस साइकिल। जब हम वीसीएस साइकिल देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन की, तो अगर वीसीएस साइकिल को आप देखते हो लैंड डिग्रेडेशन की, तो क्या पॉवर्टी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रिड्यूस पर इनपुट जो है कैपिटा, तो आप देखोगे पॉवर्टी एक बहुत बड़ा कॉज है वीसीएस साइकिल। अगर हम वीसीएस साइकिल देखते हैं लैंड, अगर पॉवर्टी है तो पॉवर्टी क्या करेगी, पॉवर्टी इंक्रीज पॉपुलेशन, क्योंकि हमने देखा था कि पॉवर्टी का रिलेशन है, और ये सोसाइटी में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पॉवर्टी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन या पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉवर्टी, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पॉवर्टी का रिलेशन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के साथ है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जब पॉवर्टी होती है तो हमें चाहिए होते हैं मैन इक्वल टू वेज, तो मैन इक्वल टू वेज का कंसेप्ट लगता है, मैन इक्वल टू वेज। तो जितने घर में मेंबर्स होंगे उतनी ज्यादा वेज इनकम जो है हमारे हाथ होंगे। ठीक है, उतनी ज्यादा वेज आएंगे उतनी, तो इसलिए माना जाता है कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी से इंक्रीज पॉपुलेशन है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ेगा। रिसोर्सेज तो रिड्यूस पर लैंड रिसोर्सेज घटेगा, लैंड रिसोर्सेज घटेगा तो मार्जिनल लैंड होगा। जैसे इंडिया में क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ है कि जो एग्रीकल्चर लैंड, जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग इंडिया में, अगर मार्जिनल लैंड होल्डिंग की मैं बात करूं, मार्जिनल, इंडिया में अगर मैं मार्जिनल लैंड होल्डिंग की बात करूं तो अराउंड 85% जो फार्मर्स है वो मार्जिनल है। तो इसका मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर अपने आप में हो गया, क्योंकि मार्जिनल लैंड में इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा, घर के लिए अपनी जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होगा और उसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा होगा, एक्सेस फर्टिलाइजर यूज हो रहा होगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आप देखो कि नॉन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट होगा, फिर लैंड डिग्रेडेशन होगा, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी होगी। जब रिड्यूस प्रोडक्टिविटी होगी फर्दर पॉवर्टी को कॉज करेगा। तो ये क्या है, एक वीसीएस साइकिल बनी हुई है, और ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छे से। अब देखते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। लैंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है। तो अगर हम लैंड डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज के रिलेशन की हम बात करें, तो रिलेशन लैंड डिग्रेडेशन का क्लाइमेट चेंज से सीधा, हमने देखा था कि कार्बन जो स्टॉक है अंदर सॉइल के अंदर वो रिलीज होगा, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड्स रिलीज हो रहा है, ये दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। बट जब हम उल्टा देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है, क्लाइमेट चेंज का लैंड डिग्रेडेशन के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन माना गया है। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि बहुत तरीके से जो है वो कर रहा होगा, मगर अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो एपिसोडिक रेनफॉल होगा, मतलब बहुत ही रेनफॉल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। जैसे आप देखोगे क्लाउड बस्ट, तो क्लाउड बस्ट भी तो रिजल्ट उसी का है। दूसरा क्या होगा कि अगर कोस्टल एरिया में जाओगे तो सी लेवल राइज बढ़ रहा है तो कोस्टल इरोजन होगा। तो क्लाइमेट चेंज और लैंड डिग्रेडेशन आपस में क्या होंगे, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होंगे एक दूसरे को। लैंड डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज लैंड डिग्रेडेशन, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ये है प्रोसेस एंड मैकेनिज्म को हम देखते हैं, प्रोसेस और मैकेनिज्म, फैक्टर्स और एजेंट। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के प्रोसेस की, तो प्रोसेस ऑफ
लैंड डिग्रेडेशन। जब हम लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो दीज आर दी प्रोसेस एंड मैकेनिज्म लाइक जैसे इरोजन, सैलिनाइजेशन, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, ठीक है, एसिडिफिकेशन, स्पीशीज एक्सटेंशन, दीज आर दी प्रोसेस ऑफ दी अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो ये प्रोसेस है। बट फैक्टर्स और एजेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेट वेरिएशन इज अ फैक्टर हो सकता है, फिजियोग्राफी इज अ फैक्टर होता है, लैंड फॉर्म्स होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, इथनिक कल्चर सेटिंग है, दीज आर दी फैक्टर्स और एजेंट्स हो सकते हैं ये। बट लैंड डिग्रेडेशन का मेन जो प्रोसेस और मैकेनिज्म ये है, आप देखोगे। दूसरा क्या है, कोजेज क्या हो सकते हैं, एक्टिविटीज क्या हो सकती है, ये बंदे क्या करेंगे, एक्टिविटीज को करेंगे ना, डिफोरेस्टेशन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिफोरेस्टेशन का लैंड यूज कन्वर्जन करेंगे, मान लिया इंडस्ट्री के लिए लैंड जा रहा है, या फिर जो फॉरेस्ट्री लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्जन हो रहा है, एक्सट्रैक्टिव फार्मिंग्स होगी, इनअप्रोप्रिएट इरिगेशन यूज करेंगे, सोयल क्रॉप एनिमल मैनेजमेंट, ये आप अच्छे से नहीं करेंगे। तो आप देखोगे जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म के फैक्टर्स हैं, आपस में काम करते हैं, ठीक है, किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को प्रमोट करते हैं। प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो हम लैंड डिग्रेडेशन का जो हमने प्रोसेस पढ़ा उसको देखते हैं कि क्या प्रोसेस है लैंड डिग्रेडेशन का। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की, तो लार्ज एरे ऑफ इंटरेक्टिव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन प्रोसेस लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। अभी सारे प्रोसेस क्या होते हैं, आपस में काम करते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें या मैकेनिज्म की बात करें लैंड डिग्रेडेशन की, तो जैसे फ्रेश वाटर वेटलैंड्स है प्रोवाइड वेरी लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे आप देखोगे जैसे ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट का करता है, फ्लड प्रोटेक्शन का काम करता है, न्यूट्रिएंट रिटेंशन का काम। अब देखोगे जैसे हम वेटलैंड की बात करते हैं, ये इस बार ये क्वेश्चन भी आया था कि वेटलैंड कैसे, वेटलैंड क्या होते हैं, एब्जॉर्बर का काम करती है, फिर अगर ड्रॉट होगा धीरे धीरे वाटर को रिलीज करती है ना, फिर दूसरा कार्बन स्टॉक की तरह काम, सिक्वेस्ट्रेशन में काम करती है ये। तो जो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स होती है वो बहुत मल्टीपल वे में हमें इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बट जब हम इस चीज का अगर ये इस चीज का कन्वर्जन अगर कर लिया जाएगा, कन्वर्जन हुआ, तो कन्वर्जन होने से क्या हुआ, मान लिया एग्रीकल्चर लैंड में हुआ, तो अब जो फ्लड्स आ रही थी, फ्लड्स के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम नहीं करेगा। दूसरा फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा, उससे अदर जियोलॉजिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन होगा। तो वेटलैंड को कन्वर्जन करने से किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन। दूसरा क्या हो रहा है कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में काम करता था, तो उसकी जो मेन फंक्शनैलिटी थी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी। तो द लॉस ऑफ द वेटलैंड्स इज 1900 से देखा गया है कि 55% ग्लोबली और 35% इन 19, तो 1970 से देख लीजिए, 1970 से 35% ऑफ द जो ग्लोबल वेटलैंड थी वो कहीं ना कहीं वेस्ट मतलब कन्वर्जन का हो गया है। इरोजन, अब दूसरा प्रोसेस हम देख रहे हैं इरोजन का। अब इरोजन है, अब इरोजन भी अपने आप में, जैसे सोइल इरोजन की हम बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन है सोइल इरोजन। तो सोइल इरोजन जैसे वो विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है ना। अब वाटर इरोजन में बहुत तरह के आपको इरोजन, जैसे गली इरोजन मिलेगा आपको, सिट इरोजन मिलेगा, है ना। तो इस तरीके के इरोजन हो रहे हैं, विंड इरोजन है, वाटर इरोजन है। तो जो इरोजन है वो जो टॉप सोयल होते हैं उसको रिमूव कर देता है। तो जो टॉप सोयल्स होगी जब उसको रिमूव करेंगे तो वो जो सोयल्स होती है वो क्या होती है, उसमें ही उसकी प्रोडक्टिविटी, मिनरल्स होंगे, वहाँ चीज होंगी, वो कहीं ना कहीं उसको वो सवे कर देता है। जब वो टॉप सोयल वो सवे हो जाती है तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है सोयल की वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाती है। तो डिग्रेडेशन थ्रू द इरोजन प्रोसेस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द सोयल लॉस ना इन डिटैचमेंट एरिया इंक्लूड बट इम्पैक्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो जिस सोयल का डिटैचमेंट हुआ है उसी सोयल का डिग्रेडेशन होगा, बट जिस एरिया में वो जाएगा वहां पे भी वो कोच करते, मान लो कोई वेटलैंड्स में जब डिपोजिशन होगा तो उसका सिल्टेशन होगा ना वेटलैंड का, वो उसकी फंक्शनैलिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो लार्जर स्केल्स पे जो डिग्रेडेशन है रिलेटेड टू द होल कंटिन्यूम ऑफ द सोइल इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन इंक्लूडिंग लाइक से फील्ड एक्सपेंशन, जैसे जो ड्यून फील्ड्स होंगे इनका एक्सपेंशन हो रहा होगा, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट इन नेचुरल वाटर बॉडीज में हो रहा होगा, सिल्टेशन जैसे हम कह रहे हैं। तो बहुत सारी जो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स है वो कहीं ना कहीं ये कॉज कर रहा होगा। तो ये क्या है, अनलॉक दी, जब हम बात करते हैं सोयल की, जब सोयल की बात करते हैं तो साइंस ऑफ सोयल आप देख लीजिए। साइंस ऑफ सोयल क्या कहती है कि सोयल क्या है, 25% ऑफ द वाटर से रहता है सोयल में, और 55% ऑफ द मिनरल्स रहता है, 25% एयर होती है सोयल में ना। तो ये है सोयल की बात। तो क्या है, हम अगर सोयल की बात करते हैं तो सोयल हम देखते हैं कि अंडर अर्थ सोयल में क्या है, ठीक है, हर चीज को हम देख सकते हैं कि सोयल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो
ये हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सोयल सैलिनाइजेशन। ये भी एक प्रोसेस है जो लैंड डिग्रेडेशन का है। अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रोसेस की बात करते हैं सोयल सैलिनाइजेशन, तो सोयल सैलिनाइजेशन में हो क्या रहा है? अगर आप सोयल सैलिनाइजेशन की बात करते हो तो सैलिनाइजेशन हो क्यों रहा है? वैसे तो ये नेचुरली आप देखोगे जो भी एरिड लैंड होगी, एरिड सब ह्यूमिड जो लैंड होंगी, वहां पे सोयल जो है थोड़ी सी सलाइन पाई जाएंगी। बट हो रहा क्या है कि अगर आप इरिगेशन जो है ओवर इरिगेशन आप कर रहे हैं, ओवर इरिगेशन के चलते क्या होता है, जो साल्ट होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सोयल होती है वो जो है सैलिनाइज हो जाती है। तो आप देखोगे सैलिनाइजेशन क्या हो रहा है? थ्रू दी परसीव एंड रिपोर्टेड इन द सोइल टिपिकली ट्रिगर्ड बाय द वाटर टेबल लेवल राइजेस ना। तो ये क्या हो रहा है? वाटर टेबल राइजेस होने से क्या हो रहा है? सोयल सैलिनाइजेशन हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस कैन स्टार्ट फ्रॉम द अल्टरेशन इन द hydrological system that are particularly important in the context of the climate change. ओके, तो सोयल सैलिनाइजेशन है वो क्लाइमेट चेंज से भी कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड हो रहा है। तो सोयल एसिडिफिकेशन की बात करते हैं। अगर हम सोयल एसिडिफिकेशन की बात करते हैं तो सोयल एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमने जैसे हम देखते हैं कि ये पीएच लेवल है, ये पीएच लेवल अगर 7 से नीचे है तो वो एसिड होता है, ठीक है, ये बेसिक होगा। तो क्या हो रहा है कि आप देखोगे सोयल एसिडिफिकेशन इज प्रोसेस जहां पे जो सोयल पीएच है, जो पीएच है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा? सोयल एसिडिफिकेशन होगा। तो दिस जो प्रोसेस होगा ये हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और बहुत ही बैडली इफेक्ट करती है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये होगा जैसे जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं, ह्यूमिड एरियाज में क्या हो, जैसे आप देखोगे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ह्यूमिड एरिया है, तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ये बहुत देखने को मिलता है कि जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल के चलते क्या होता है, वहां पे जो सोइल है वो एसिडिक हो जाती है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होगा? वो बहुत करेगा। जैसे आप देखोगे ये देखो कि हाई सोइल एसिडिटी इंपेयरिंग दी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, बट डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट क्या करेगी कि एक्सट्रीम रेनफॉल एसिडिफाई लैंड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। बट ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, ये जो ईस्टर्न इंडिया है या जहाँ पे हाइड जो हाई एपिसोड्स के जो रेनफॉल देखने को मिलेंगे लगातार, जगह आप देखो 10-10 दिन तक रेनफॉल होता है, तो एसिडिक होने के चांसेस, जैसे फ्लडिंग आते हैं, तो जहाँ पे फ्लडिंग आती है जैसे कंटिन्यूएशन जो फ्लड हो रहा है उसके चलते क्या होगा कि एसिडिफिकेशन हो जाता है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है? अगर हम सोयल एसिडिफिकेशन की बात करें तो क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है? एप्लीकेशन लेवल ऑफ दी, अगर हम देखें अमोनिया बेस्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को हम ज्यादा अप्लाई कर दें, ठीक है, लीचिंग नाइट्रेट जो नाइट्रोजन होते हैं लीच कर जाते हैं, ठीक है, जो हमने अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स हमने यूज किया, ठीक है, हार्वेस्टिंग जो प्लांट मटेरियल्स जो होते हैं अगर हम उनको अच्छे से ना करें, उनका रिमूवल अगर हम कर देते हैं तो ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं वो एसिडिक का काम करते हैं। सोयल एसिडिटी इंक्रीज व्हेन मेटालिक मिनरल्स लाइक जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये क्या होते हैं? लॉस्ट टू दी सोइल्स एंड ओनली हाइड्रोजन रिमेन्स। तो अगर जैसे सोइल इरोजन हो रहा है, सोइल इरोजन के चलते क्या होता है कि टॉप सोइल्स चली जाते हैं तो हाइड्रोजन उसमें रिमेन्स रह जाते हैं, इससे भी एसिडिफिकेशन हो जाता है। These minerals get removed from the soils due to the extreme rainfall, so flooding. तो एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लडिंग क्यों कॉज कर रही है एसिडिफिकेशन? क्योंकि जो मेन मेटालिक मिनरल्स है उनको रिमूव कर देती है, वो सब कर जाती है, और इससे क्या होता है? हाइड्रोजन अवे जो हाइड्रोजन आयंस है वो इसमें बचते हैं। ये देखिए सोयल एसिडिफिकेशन को, तो हमने जो है फर्टिलाइजर्स को यूज किया, और स्पेशली जब हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को बहुत करते हैं, आपने देखा होगा यूरिया या फिर डीएपी जो भी इनका यूज कर रहे हैं, इनका यूज करने से क्या होगा कि नाइट्रेट नाइट्रेट हुआ, क्योंकि कन्वर्जन होता है, नाइट्रिफिकेशन हुआ, तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि जो सोयल होती है वो एसिडिक हो जाती है, और इससे क्या होगा? उसकी फर्टिलिटी बहुत तरीके से हैम्पर होती है। ये देखिए एसिडिक सोयल अगर आप इंडिया में देखोगे तो कहाँ पे ज्यादा मिलेगी? जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो रहा होगा, है ना, रेनफॉल ज्यादा हो रहा होगा या फिर ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज ज्यादा हो रहे होंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये वाला रीजन आप देखोगे ये देखो हाई रेनफॉल वाला रीजन है ये भी और ये भी। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो सोयल एसिडिफिकेशन से बहुत बैडली अफेक्टेड है। तो मोर देन 35% ऑफ द कल्टिवेटेड सोयल इन इंडिया नीड रेगुलर लाइमिंग, उसको रेगुलर लाइमिंग चाहिए। बट अब ये जो मेन है ये अपने एरिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, उसके चलते क्या हुआ है कि सोयल एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है वो हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने ये रिपोर्ट निकाली है। अब देखते हैं डेजर्टिफिकेशन।
अब देखते हैं डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। डेजर्टिफिकेशन तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा डेजर्ट के बारे में समझना होगा। व्हाट इज डेजर्ट? तो सबसे पहले डेजर्ट को समझेंगे तो पहले ड्राई रीजन्स होते क्या है। ड्राई रीजन को जो देखते हैं हम वो देखते हैं 25 सेंटीमीटर रेनफॉल ना, कि अगर 25 सेंटीमीटर से अगर रेनफॉल कम है तो उसको हम ड्राई रीजन कहते हैं, एरिड रीजन कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट क्या है, बहुत रॉन्ग है, गलत है। मैं प्रूव करूंगा इसको कैसे गलत है। आप कह रहे हो कि अगर 25 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम है तो उसको मैं ड्राई रीजन कहूं और डेजर्ट रीजन में उसको कहूं, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम बात किस चीज की कर रहे हैं, हम बात 25 सेंटीमीटर रेनफॉल की बात हम कर क्यों रहे हैं, हम रेनफॉल की बात स्पेशली कर क्यों रहे हैं। रेनफॉल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मॉइस्चर जो कंटेंट होता है सोइल में, वो क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, किसी भी वेजिटेशन को उगाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट टू मेक श्योर दैट कि जो वेजिटेशन है वो ग्रो करे, उसको वो जो पानी की पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। बट आप देखोगे जब आप टेम्परेट रीजन में जाते हो तो टेम्परेट रीजन में जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, बोरियल फॉरेस्ट है, वहां पे 25 सेंटीमीटर से रेनफॉल अगर कम हो रही है वो भी सफिशियंट है उस फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए। बट अगर हम जब ट्रॉपिकल रीजन में बात करते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन्स में आप देखोगे जो सवाना वाला रीजन है वहां पे आप देखोगे जो डेजर्ट मेन डेजर्ट रीजन है, सहारा रीजन है, तो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट टू ग्रो क्रॉप और एनी टाइप ऑफ वेजिटेशन। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो मेनली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो इसलिए 25 सेंटीमीटर रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट टू ग्रो एनी क्रॉप और वेजिटेशन। दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर रेनफॉल से माना गया है कि वो ड्राई लैंड रीजन होगा। बट अगर हम पूरे ग्लोबली लेवल पे देखें तो 25 सेंटीमीटर का रेनफॉल का जो कंसेप्ट है ये कंप्लीटली मैं कहूँ ये मिसकंसेप्शन है, ये ऐसा नहीं होता। तो ये जो आप देखोगे जो डेजर्टिफिकेशन है इस डिग्रेडेशन, अब हम देखेंगे आपको समझ में आएगा ना डेजर्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट बेसिकली रेनफॉल नहीं, वो ड्राई रीजन से देखा जाता है, एरिडिटी से देखा जाता है। ओके, और एरिडिटी से हम क्यों देखते हैं, क्योंकि एरिडिटी उस रीजन की जो वेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करती है। ओके, अब देखते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ द एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, है ना। डेजर्टिफिकेशन क्या है, तो डेजर्टिफिकेशन क्या है, इज एन डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन मींस उसकी जो क्वालिटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसका डिग्रेड हो जाना इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरिया। तो इट कॉज प्राइमरली बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन। तो दो फैक्टर्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन को कॉज कर रहे हैं। बट क्या डेजर्टिफिकेशन का मतलब डेजर्ट का एक्सपेंशन है? इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि क्या डेजर्टिफिकेशन, जो डेजर्टिफिकेशन है, क्या डेजर्टिफिकेशन का मतलब डेजर्ट का एक्सपेंशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, डेजर्टिफिकेशन किस तरीके से। तो कई बार ये मिसकंसेप्शन रहता है कि डेजर्टिफिकेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट, बट ऐसा नहीं है कि डेजर्टिफिकेशन एक्सपेंशन है डेजर्ट का। तो डेजर्टिफिकेशन आपको क्या मिलेगा, डेजर्टिफिकेशन मीन डिग्रेडेशन ऑफ द एरिड, सेमी एरिड एंड सब एरिड। तो आप देखोगे तो डेजर्ट के आसपास की जो रीजन्स होगा जिसको हम बफर जोन ये बोल रहे हैं, ये जो बफर जोन होता है, जैसे आप देखोगे जो सहारा के जो ये, अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, ये अफ्रीका, तो अफ्रीका में ये जो सेल रीजन है ये सहारा है, तो सहारा वाला सेल रीजन है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं इंडिया वाला बात करते हैं, तो ये जो एरिड वाला जो समय सेमी एरिड रीजन है ना, ये डेजर्ट है, तो सेमी एरिड रीजन है। ये सेमी एरिड रीजन क्या है, मेनली डेजर्टिफिकेशन पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो डेजर्टिफिकेशन को जब हम देखते हैं तो डिग्रेडेशन इन द लैंड ऑफ द एरिड्स, सेमी एरिड एंड सम ह्यूमिड रीजन्स का, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, उसकी इकोसिस्टम की जो इंटीग्रिटी है उसको हैम्पर होता है। तो मेनली कैसे हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेटिक। ये आपको समझ में आया, डेजर्टिफिकेशन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट कतई नहीं है। तो डज डेजर्टिफिकेशन मीन एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट? जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, ये हमेशा रहता है कि डेजर्टिफिकेशन है, तो डेजर्टिफिकेशन डज नॉट रेफर टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट। इट एक्कर्स बिकॉज ड्राई लैंड इकोसिस्टम्स है विच कवर 1/3। पहले मैं बता दूं कि ड्राई लैंड इकोसिस्टम कितना कवर कर रहा है, अगर वर्ल्ड का बात करें तो 1/3 मतलब
33% जो है वो ड्राई लैंड है ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अप्रोप्रिएट लैंड यूज। क्यों? क्योंकि जो ड्राई लैंड रीजन होता है ना, जो ड्राई लैंड रीजन में एरिड रीजन, सब एरिड रीजन और सब ह्यूमिड रीजन, ये तो तीनों इंक्लूड होंगे। हो क्या रहा है कि उसमें पॉपुलेशन तो कंप्लीटली डिपेंडेंट्स है। अब इंडिया की बात कीजिए, अगर इंडिया में हम ड्राई रीजन की बात करते हैं, तो इंडिया में ड्राई रीजन से अगर बात करें तो वो मेजरली जो है उसका जो फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर हम देखें। इसलिए उसमें क्या है कि लोड और प्रेशर उसमें बहुत ज्यादा है, बट उसकी फर्टिलिटी इतनी नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ओवर प्रेशर और ओवर एक्सप्लॉइटेशन के चलते वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। तो 1/3 ऑफ द जो वर्ल्ड लैंड एरिया है एक्सट्रीमली वल्नरेबल
तो डेजर्टिफिकेशन तो हमने देखा, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड इन द एरिड, सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड रीजन्स में हमने देखा कि उसकी जो कैपेबिलिटी जो है, उसकी फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बैडली डिग्रेड हो जाए, उसको बोलते हैं। तो डज डेजर्टिफिकेशन मीन द एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट? बिल्कुल कतई नहीं है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब एक्सपेंशन नहीं एग्जिस्टिंग डेजर्ट का, ठीक है, बट डेजर्ट लाइक कंडीशन इन द एरिड, सब एरिड और सब ह्यूमिड कंडीशंस में ऐसा होता है, ठीक है। और 1/3 जो रीजन है ऑफ द ग्लोबली अगर हम वर्ल्ड का देखें, वो क्या है, एरिड रीजन्स है। तो ये डेजर्टिफिकेशन वल्नरेबिलिटी है। डेजर्टिफिकेशन वल्नरेबिलिटी को जब आप क्लियरली आप देखोगे, आपको पाया जाएगा कि डेजर्टिफिकेशन की वल्नरेबिलिटी आपको डेजर्ट के अराउंड वाले रीजन्स में, क्योंकि ये कौन सा रीजन है, सवाना टाइप रीजन है। तो सवाना टाइप रीजन में क्या होता है, बेसिकली एरिड सब एरिड रीजन में आता है। आप चाहे इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे आप मिडल ईस्ट की बात कीजिए, चाहे आप इस रीजन की बात कीजिए, तो ये जो आपका मेन रीजन मिलेगा ये एरिड और सब एरिड रीजन में। तो डेजर्ट वाले रीजन में हम डेजर्टिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कॉजेज ऑफ द डेजर्टिफिकेशन क्या है, क्लाइमेट वेरिएशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, ये मेनली है। तो क्लाइमेट वेरिएशंस में सबसे ज्यादा क्या है, आप देखोगे क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के चलते आप देखोगे जो ड्रॉट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, वाइल्ड फायर्स है, इससे चलते क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन के चलते इतनी ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन हो गई है, उसके चलते क्या हो रहा है कि हमारा डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। आप देखो ह्यूमन एक्टिविटीज में जब आप देखते हो, ओवरग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल इरोजन, दीज आर दी मेन कल्प्रिट, और जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है डेजर्टिफिकेशन के लिए। जब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं कि कौन सा फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशंस है वो डिफोरेस्टेशन का है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन आपको देखेगा बुश बर्निंग का, जो वाइल्ड फायर्स जब हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते बुश बर्निंग बहुत ही फ्रिक्वेंट फिनोमिना हो गया है। उसके बाद आप देखोगे नेचुरल अक्रेंस भी है और ओवरग्रेजिंग भी है, इनके भी अपने अपने कंट्रीब्यूशन है। तो ये पूरा रेशो है जिस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन के जब हम कॉजेज की बात, जैसे ओवरग्रेजिंग है, डिफोरेस्टेशन है, सोइल इरोजन है ना, लॉस ऑफ सोइल न्यूट्रिएंट्स, तो ये इफेक्ट्स भी है और कॉजेज है ओवरग्रेजिंग और डिफोरेस्टेशन। अब हम देखते हैं हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द डेजर्टिफिकेशन। क्लाइमेट चेंज डेजर्टिफिकेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ओके, अगर हम क्लाइमेट चेंज डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो डेजर्टिफिकेशन अफेक्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू द लॉस ऑफ फर्टाइल सोइल एंड वेजिटेशन। हमें पता है कि जब डेजर्टिफिकेशन होगा, तो डेजर्टिफिकेशन से हम देखेंगे जो फर्टाइल सोइल है हमारी, वो सभी हो जा रही है, सोइल इरोजन हो रहा है, ओवरग्रेजिंग एक्टिविटी हो रही है। तो जो फर्टाइल सोइल है और वेजिटेशन है वो कंप्लीटली, इससे क्या होगा कि जो कार्बन है उसमें जो रिस्टोर्ड है उसमें वो बाहर निकलेंगे, वो क्या करेगी, क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। एटमॉस्फेयर ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन विच इंपॉर्टेंट रिपरकशन फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम। बट अगर उल्टा बात करें कि क्लाइमेट कैसे, हमें देखा कि क्लाइमेट वेरिएशन हो रहा है, वो डेजर्टिफिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपस में डेजर्टिफिकेशन क्लाइमेट वेरिएशन को, क्लाइमेट वेरिएशन क्लाइमेट चेंज डेजर्टिफिकेशन को कर रहा है। अब देखेंगे इस तरीके से, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हम देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज पे जो उन्होंने डेटा रिलीज किया। तो इस डेटा में आप देखोगे कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होने से अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर बढ़ाए रहे वो। अगर टेम्परेचर आप देखो यहाँ पे, अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा बाई 2050 तक, ठीक है, क्योंकि 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी बढ़ गया है। तो आप देखोगे कि 2 मंथ एवरेज लेंथ ऑफ द ड्रॉट हो जाएगी। जब 2 मंथ एवरेज लेंथ ऑफ द ड्रॉट हो जाएगी एक साल में, 12 महीने में 2 महीने ड्रॉट होगा, और ये ड्रॉट की वजह से क्या होगा, फर्दर जो इकोलॉजिकल हैजार्ड्स होंगे वो इंटेंसिफाई हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जो कि प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, आईपीसीसी ने ये कहा है कि अगर हमने जो टारगेट पेरिस एग्रीमेंट में जो अडॉप्ट किए थे, अगर हम उनके हिसाब से भी चले, तब भी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। बट हम पेरिस टारगेट के हिसाब से तो चल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो 4 मंथ का एवरेज ग्रोथ होगा। बट जो हमारा मेन जो टारगेट हमने अडॉप्ट किया है, जो जिस तरीके से हमारा जो CO2 है या अदर ग्रीन हाउस गैस को कम करने का जो हमारा ट्रेंड है, जो ये भी प्रेजेंट ट्रेंड जो चल रहा है, इसके हिसाब से बाई 25 जो सेंचुरी एंड होगा, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब 10 मंथ का ड्रॉट, मतलब 12 महीने में 10 महीने ड्रॉट रहेगा। तो सिचुएशन आप देख सकते हो कि एंड ऑफ द 21st सेंचुरी में कितनी हो सकती है, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता इस चीज को। तो ये इम्पैक्ट है पूरा। अब देखते हैं कि डिड यू नो
डिड यू नो में सम फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिड यू नो में सबसे पहले हम देखेंगे सिंस 2000, अगर हम सिंस 2000 की बात करते हैं, द नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द ड्रॉट हैज रिजन बाय 29%। अभी तो हमने चार्ट में देखा था ना, अभी हमने 3 चार्ट देखे थे 1.5 डिग्री सेल्सियस होगा तो 2 मंथ का एवरेज ड्रॉट होगा, बट ये रिपोर्ट में कह रही है कि 2000 से लेकर अब तक का 29% ड्रॉट का पीरियड बढ़ गया है। और अभी आपने पता होगा किस तरीके से यूरोप में हीट वेव चली है और किस तरीके से जो अफ्रीका में जो डेजर्ट जो ड्रॉट टाइप सिचुएशंस बनी हुई है बहुत ही इनफेमस है, ठीक है। बाई 2050 तक ये कहा जाता है कि जो ड्रॉट में अफेक्ट ओवर दी 3/4 ऑफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमने देखा कि 2050 तक क्योंकि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस करंट करने के चांसेस है, उसके चलते क्या होगा, एवरेज जो जो ड्रॉट होगा वो 2 मंथ से भी ज्यादा हो सकता है। उसके चलते आप देखोगे जो 1/4 जो 3/4 जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो अफेक्ट होगी, बिल्कुल अफेक्ट होगी। ड्रॉट के चलते पानी की सिचुएशन है, क्लाइमेट पॉपुलेशन जो होगी स्पेशली जो चिल्ड्रंस होंगे, वुमेन्स होंगे, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे। बिटवीन 1900 से लेकर अगर 2009 के बीच का देखा जाए तो ड्रॉट इंपैक्टेड 2.7 बिलियन पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन से भी दुगनी पॉपुलेशन ने इंपैक्ट किया है एंड कोजिज इतनी डेथ। तो आप देख सकते हो कि ड्रॉट को आप सिंपल वे में मत देखिए, ड्रॉट के बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट है ड्रॉट के। वो इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी को, बहुत चैलेंजेस को करता है। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से पेड़ बिल्कुल सूख गया है क्योंकि ड्रॉट का पीरियड भी तो बढ़ा है ना, डेजर्टिफिकेशन हुआ है, कहाँ से मिलेगा, तो लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड द सोइल मॉइस्चर हुआ है, रिड्यूस द कार्बन रिलीज। अब जब कार्बन रिलीज होगा ये फर्दर क्लाइमेट चेंज करेगा, है भाई, क्लाइमेट चेंज कर रहा है ना। दूसरा क्या होगा, इंक्रीज इन दी एक्सट्रीम इवेंट्स, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा ग्लोबल वार्मिंग होगी, एक्सट्रीम इवेंट होगी, एक्सट्रीम इवेंट में लाइक जैसे ड्रॉट होगा, रेनफॉल होगा, जैसे क्लाउड बर्स्ट है, इंटेंसिफिकेशन होगा रेनफॉल का, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड द सोइल एंड ऑर्गेनिज्म, फर्दर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहा है, और बायोडाइवर्सिटी हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है इसका मतलब इकोसिस्टम लॉस होगा, और इकोसिस्टम से मतलब जो इकोसिस्टम सर्विसेज है वो हैम्पर होंगी ना, नहीं होंगी, जो भी हम ड्राइव कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। ये एक इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, डेजर्टिफिकेशन जो सिचुएशन लगातार चल रही है। अब देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या। आपने देखा लैंड डिग्रेडेशन, हमने देखा सॉइल इरोजन देखा, अब इन सब चीजों को कम्बैक्ट करने के लिए, वर्ल्ड लेवल पे कम्बैक्ट करने के लिए क्या क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या 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 वर्ल्ड इस लेवल को जो थ्रेट है इसका क्या इसको रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड ने, बिल्कुल किया है। और इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को हम देखने वाले हैं जो आपके यूपीएससी और अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये रिजल्ट है यूनाइटेड नेशन में जब रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992, तो 1992 में जब रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसका ये रिजल्ट है 1992 का, रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, रियो कॉन्फ्रेंस में ये एक अडॉप्ट की गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसे जो फोर्स में आई थी 1994 में आई थी, और ये सो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्या है ये, लीगली बाइंडिंग है। ये क्या कर रही है, एनवायरमेंट को, डेवलपमेंट को टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये लिंक कर रही है। दूसरी क्या कर रही है, जो कन्वेंशन है एड्रेस दी स्पेसिफिकली दी एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड रीजन। क्यों, क्योंकि जो डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो मेजरली, क्योंकि यही मेजर वल्नरेबल रीजन है, इनको ये स्पेसिफिकली टेकल करते हैं। अब देखेंगे वाई यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्यों यूएनसीसीडी आया है, क्योंकि जो फिनोमिना है डेजर्टिफिकेशन का, लैंड डिग्रेडेशन का, एक ग्लोबल हो चुका है। तो ग्लोबल लेवल पे हमें क्योंकि, और दूसरा क्या है कि क्लाइमेट चेंज का लिंक है। अब रीजनल प्रॉब्लम से तो डेजर्टिफिकेशन हो ही रहा है, बट क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं मेन कल्प्रिट है इस चीज का। और क्लाइमेट चेंज हम ग्लोबल लेवल फिनोमिना है, उसको हम जब ग्लोबल मीट्स होंगे, ग्लोबल प्रोटोकॉल्स होंगे, जब ग्लोबल लीडर्स मिलेंगे, तभी इस तरीके की प्रॉब्लम को हम टेकल कर सकते हैं। तो व्हेन लैंड इज डिग्रेडेड और फ्लो इन बाय ड्रॉट, इट लॉसेस इट्स कैपेसिटी टू सस्टेन द लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगी। हम जो ड्रॉट वहां से रिलीज करेंगे, अब यूएनसीसीडी का मकसद है कि हम उसको जो लैंड उसको रिस्टोर करें, डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करें, डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप करें,
ठीक है, फॉरेस्ट को हम करें, डिफोरेस्टेशन है उसको हम बिल्कुल कट कर दें। तो उस तरह की सिचुएशन है ताकि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है हम उनको सस्टेनेबल वे में फीड कर सकें। इनिशिएटिव अंडर दी जो यूएनसीसीडी है उसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव है जो अडॉप्टेड किया गया है। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है रेसिप इनिशिएटिव। रेसिप एक सिटी थी ब्राजील की, वहां पे जब कन्वेंशन हुई तो वहां पे अडॉप्ट हुआ, तो 1999 में ये अडॉप्ट किया गया टूवर्ड एनहांसिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। मींस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो कन्वेंशन थी टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसकी जो कन्वेंशन थी उसके जो बेसिकली जो एग्रीमेंट्स जो किए थे वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर के, उन सब चीजों को जो टारगेट्स है उनको एनहांस करना। दूसरा था अंकारा इनिशिएटिव। जब हम अंकारा इनिशिएटिव की बात करते हैं, ये भी यूएनसीसीडी में अडॉप्ट किया गया है। अंकारा इनिशिएटिव जो था टर्की की सिटी है, तो अंकारा वाज लॉन्च एट द यूएनसीसीडी 12 जो कोप 12 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 12, उसमें ये अडॉप्टेड हुआ था। अंकारा इनिशिएटिव भी कहता है कि जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है हमें उसको अचीव करना है। तो इसका जो मेन टारगेट था अंकारा का वो क्या था, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। अब देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी होती क्या है। जब हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं कि जो लॉस हो रहा है लैंड का और जो रिस्टोर हो रहा है, हम उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करें। जब बैलेंस करेंगे तभी हम वर्ल्ड पॉपुलेशंस की जो है उसको फीड कर पाएंगे, चैलेंज को हम अच्छे से टेकल कर पाएंगे। जब हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो ओवर 120 कंट्रीज ने इसको इंगेज है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में। एजेंडा जो 2030 का है उसमें इसको अडॉप्ट किया है कि हम जो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे। कितने किस तरीके से अचीव करेंगे, बहुत सारे टारगेट्स है इसमें। जैसे हम देखेंगे कि एफोरेस्टेशन हम ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम अडॉप्ट करें। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी रिप्रेजेंट द पैराडाइम शिफ्ट इन द लैंड मैनेजमेंट में। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब यूएनसीसीडी में लिया गया कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को लिया गया कि एक पैराडाइम शिफ्ट था कि हम लैंड मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं। ये देखो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, तो करंट लैंड यूज को हमें कैसे करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। जो लॉस लैंड है और इंप्रूवमेंट है, रिस्टोरेशन है, अनसीलिंग है, एफ्रोस्टेशन है, तो जो भी हमारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है या कन्वर्जेंस हो रहा है ग्रास लैंड का इकोसिस्टम्स का टू एग्रीकल्चर, तो उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो जब हम बैलेंस करेंगे तभी न्यूट्रलिटी आ पाएगी। जब हम बात करते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये आप सभी ने सुना होगा ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये भी एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। और ये एक तरीके का उनके लिए सिंबल ऑफ होप भी है, क्योंकि जो साहेल रीजन्स है, ठीक है, जो अफ्रीका का जो साहेल रीजन्स है, हमने देखा था कि जो डेजर्टिफिकेशन वल्नरेबिलिटी है स्पेशली वो जो डेजर्ट्स होते हैं उनके सराउंडिंग आपको मिलेगा, बेसिकली जो सवाना रीजन्स होता है, जो एरिड रीजन्स है स्पेशली, तो वहां पे ये टारगेट बनाया गया कि हम एक ग्रेट ग्रीन वॉल में बहुत सारे एफोरेस्टेशन एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। तो आप देखोगे ये 2007 में लॉन्च हुआ है बाय द अफ्रीकन यूनियंस के द्वारा, एंड दिस इज गेम चेंजिंग फॉर अफ्रीकन लैंड इनिशिएटिव है, एम्स टू रिस्टोर द अफ्रीका डिग्रेडेड लैंडस्केप को, जो अफ्रीका की डिग्रेडेड लैंडस्केप को कैसे रिस्टोर करें। अब ये रिस्टोर करेंगे इस लैंड को, तो इससे क्या होगा, जो मिलियंस ऑफ द पीपल्स है वहाँ के, उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अदर चीजें वहाँ पे मिलेंगी। अब जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है यूएनसीसीडी इसको इसमें सहायता कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियली है, टेक्नोलॉजिकली है, ठीक है, अपने एक्सपर्ट जो है प्रोवाइड कर रही है इसको अचीव करने के लिए। तो जब हम ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव की बात करते हैं तो ये पूरा साहिल रीजन आप देखोगे तो ये पूरा है, तो ये कंट्रीज को इन्वॉल्व करता है। जैसे ये सेनेगल से लेकर के आप देखोगे दजीबोटी तक ये इसका प्रोजेक्ट जाता है। तो इसका जो एक्सपेंशन आपको मिलेगा वेस्ट टू ईस्ट, आपका एक्सपेंशन मिलेगा ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका सक्सेसफुल होना मतलब वर्ल्ड के लिए भी एक पूरा मतलब वो होगा कि अदर ऐसे इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है उनको सक्सेसफुल बना सकते हैं और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम इसको अचीव कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ग्रेट गोल जो इनिशिएटिव है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बाय 2030 तक द एम्बिशंस ऑफ द इनिशिएटिव इज टू रिस्टोर द अराउंड 100 मिलियंस ऑफ द जो 100 मिलियन हेक्टेयर लैंड है करंटली जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करना। जब करंटली डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर कर लेंगे तो उससे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है या अदर जो एक्टिविटी डिपेंडेंट जो पॉपुलेशंस है, ट्राइबल्स है, वो कंप्लीटली हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, जो कार्बन है हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि लैंड डिग्रेडेशन है तो कार्बन रिलीज होगी, उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को भी हम टेकल कर सकते हैं। 10 मिलियन ग्रीन जॉब,
और जॉब्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर बताऊं तो जैसे ग्रो फर्टाइल लैंड्स, ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटीज मोस्ट जो प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ग्रो कर पाएंगे, ग्रो फूड सिक्योरिटी अचीव कर पाएंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज को भी टैकल कर पाएंगे, एंड ग्रो ए न्यू वर्ल्ड वंडर, एक तरीके का ये वंडर बनेगा, और जिससे अदर कंपनी जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं इससे एक इनिशिएटिव ले सकती है। तो हमने ऑब्जेक्टिव देखा, अब हम देखते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन डेजर्टिफिकेशन ना। तो यूएनसीसीडी की कोप 14 हुई थी, कोप 14 जिसको हम कहते हैं, न्यू दिल्ली में वो मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बहुत सारे टारगेट लिए गए और उन टारगेट्स को बोला गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस। ओके, तो ये था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या की इनिशिएटिव थे? जब हम की इनिशिएटिव की बात करते हैं जो इसमें लिए गए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन में, तो सबसे पहले था पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव दिया गया, रिकवरी ऑफ द 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। तो इंडिया ने भी ये टारगेट लिया कि हम ये जो लैंड है इसको रिकवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो कंट्रीज पार्टीज थी वो एग्रीड हुई कि हम जो डिफोरेस्टेशन है, डिग्रेडेशन है, उसको हम कंप्लीटली कवर कर लेंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स है ऑफ अचीविंग द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030 तक। तो न्यूयॉर्क जो डिक्लेरेशन जो बेसिकली डेजर्टिफिकेशन पे थे और कैसे हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकते हैं, इसलिए कंट्रीज ने प्लान लिया, जैसे पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव था और रिकवरी ऑफ द 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इन इंडिया। तो अगर हम लैंड अंडर थ्रीट की बात करते हैं, इंडिया का कंपैरिजन करेंगे ग्लोबल कंपैरिजन से, तो जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया में अगर टोटल लैंड हेक्टेयर अगर हम बात करें तो अराउंड आप देखोगे जो 328 मिलेगा, बट जो लैंड डिग्रेडेड है अराउंड 96 मिलियन हेक्टेयर, मीन्स 29%, मतलब 30% जो है अराउंड जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है लैंड। बट जब हम ग्लोबल एरिया में बात करते हैं तो टोटल ग्लोबल लैंड की अगर हम बात करें तो 13.2 बिलियन हेक्टेयर है। कितनी लैंड डिग्रेडेड है? अराउंड 4 बिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड है। तो यहाँ पे इंडिया ने प्लान दिया कि रिस्टोर करेंगे वो अपनी डिग्रेडेड लैंड को, डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल करेंगे, और बाई 2000 तो ये टारगेट था हमारा 13 मिलियन हेक्टेयर को कवर करने के लिए। बट ये एडिशनल टारगेट 2030 तक बढ़ा दिया गया और एडिशनल टारगेट्स में दिया गया 13 मिलियन हेक्टेयर को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 21 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट है लैंड को रिकवर करने का। अगर हम ग्लोबल स्केल पे देखें तो 150 मिलियन हेक्टेयर का था, बट एडिशनल कितना किया गया? तो टोटल कितना हुआ? 350 मिलियन हेक्टेयर को जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने का टारगेट लिया गया। तो ये अगर ग्लोबल सिनेरियो का हम देखें, लैंड डिग्रेडेशन को देखें तो किस तरीके से मेजर चैलेंज बना हुआ है। बट इंडिया का ये टारगेट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इंडिया जो रिस्टोरेशन एफर्ट्स है, आप देखोगे इसमें जो रिस्टोरेशन एफर्ट देखोगे तो नॉट डिग्रेडेड हमारे 70% के करीब है, बट अगर हम इसको देखें 30% डिग्रेडेड है। बट जो हम टारगेट है जो हमारे प्लेस है वो कवर ओनली 1.5% ऑफ द डिग्रेडेड लैंड को ये स्टोर कर रहे हैं। तो मेजरली आप देखोगे डिग्रेडेड लैंड हमारी अभी भी बची हुई है। तो कहीं ना कहीं ही फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज आता है कि कैसे हम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि डिग्रेडेशन को अगर मैनेज नहीं कर पाए तो फर्दर इस डिग्रेडेशन का एक्सपेंशन भी होगा। ओके, तो एक्सेसिव कल्टीवेशन, सॉइल इरोजन और अदर एक्टिविटीज जो थी उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन को लेकर के। ठीक है, तो जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको लेकर के अगर हम लैंड नॉट अंडर कल्टीवेशन की बात करें ये है, बट 60% ऑफ द लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टीवेशन। तो इंडिया के अगर 60% लैंड देखे, और ये जो मेजर कल्टीवेशन है, क्योंकि हमने देखा कि एक्सेसिव कल्टीवेशन जो है वो लैंड डिग्रेडेशन का कोज है, तो 60% ऑफ द जो इंडिया की जो लैंड है जो कल्टीवेटेड है वही मेजर डिग्रेडेशन है। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी एक मेजर चैलेंज है यहाँ पे। अब देखेंगे ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट से, ये यूएनसीसीडी का इनिशिएटिव है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। तो इसमें क्या बताते हैं, ये ग्लोबल लैंड आउटलुक की बात करते हैं, जाके जो ग्लोबल लीडर्स है वो अच्छे से इनिशिएटिव ले सके, नेशनल एक्शन प्लान अच्छे से डिजाइन हो सके। तो क्या करते हैं, शोकेस ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड पॉइंट्स आउट द कोस्ट इफेक्टिव जो पाथवे है टू स्केल अप द सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट को हम किस तरीके से सस्टेनेबल वे में जा सकते हैं हमारे क्या, तो सब रिपोर्ट इस तरीके की रिलीज करते हैं। तो अगर हम डेटा को थोड़ा सा फैक्ट शीट में देखें, अगर हम देखें अपने आप को, तो 70% 70% ऑफ दी अर्थ लैंड एरिया जो है हमने जो नेचुरल स्टेट जो थी कहीं ना कहीं वो उससे हैम्पर किया है, इफेक्ट किया है। तो मतलब क्या हुआ कि अनपैरेलल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द
ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देख सकते हो कि जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है, जो ह्यूमन फैक्टर्स है, उनका कितना बड़ा रोल है क्लाइमेट चेंज में लेकर के, या फिर अदर जो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स है उनको लेकर के एनवायरमेंट में ह्यूमंस का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम प्लेनेटरी बाउंड्रीज की बात करें, और ये 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज आप देखते हो, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ओशियन एसिडिफिकेशन है, केमिकल पोल्यूशन है, एटमोस्फियर है। तो दीज आर दी सम चैलेंजेस है जो वर्ल्ड के अराउंड घूम रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। बट इन चैलेंजेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेफ ऑपरेटिंग स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी के हमें, क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक नीड्स है हमारी, जैसे फूड है, वाटर है, इनकम है, एजुकेशन, रेजिलियंस, वॉइस, जॉब्स, एनर्जी, इक्विटी, जेंडर, ये सभी हम ट्राई करेंगे। बट हमें इन सब जो चैलेंज है, इनको चैलेंज को हमें क्या करना पड़ेगा, टेकल करना पड़ेगा और सस्टेनेबल वे में मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम ये जो नीड्स हैं उनको ड्राइव कर पाएंगे। अब देखते हैं डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन भी एक मेजर चैलेंज है और जो कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डेजर्टिफिकेशन को लेकर के। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफोरेस्टेशन क्या है, व्हाट इज फॉरेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब ट्री नहीं है, क्योंकि ट्री कवर और फॉरेस्ट दोनों में डिफरेंस है। तो फॉरेस्ट क्या है, एक उनकी प्रॉपर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। तो डाइवर्सिटी क्या है, जो फॉरेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो क्या रेफर करती है, ऑल लाइफ फॉर्म्स विद इन दी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में किसी भी तरीके की जो लाइफ फॉर्म है उसको डिफाइन कर रही है। तो फॉरेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैन बी कंसीडर्ड एट डिफरेंट लेवल इंक्लूडिंग इकोसिस्टम, लैंडस्केप, स्पीसीज, पॉपुलेशंस एंड जेनेटिक। तो आप देख सकते हो कि हम फॉरेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं, लैंडस्केप डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो फॉरेस्ट का मतलब ट्री कवर बिल्कुल भी नहीं है, तो फॉरेस्ट का अपना एक अलग। तो अगर जो फॉरेस्ट होते हैं, हमें पता है कि जो फॉरेस्ट का बेनिफिट क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए आप देख लीजिए, उनका जो मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा अपियर होता है कि ये भी फॉरेस्ट कवर है, नीचे वाला भी फॉरेस्ट कवर, बट जब आप ध्यान से देखोगे इस चीज को तो आपको पता लगेगा नीचे डाइवर्सिटी ही कम है। देखिए, आप चाहे वो स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कीजिए, चाहे वो ट्री की डाइवर्सिटी की या जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो ऊपर आपको डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। तो ये फॉरेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट हो क्या रहा है, डिफोरेस्टेशन के चलते हम हर तरीके की डाइवर्सिटी को, चाहे वो लैंडस्केप डाइवर्सिटी की बात कीजिए, चाहे वो स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कीजिए, चाहे वो जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कीजिए विद इन द स्पीसीज, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी तो स्पीसीज बिकम मोर वल्नरेबल। अगर मान ली कोई डिजीज अटैक करती है, तो जैसे इंडिया में लायन पॉपुलेशन ओनली गिर फॉरेस्ट में रहती है, अब उनकी क्या हुआ कि हमने उनको सर्वाइव तो कर गए बट उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो गई है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो गई तो इसका मतलब अगर कोई भी अटैक होता है स्पीसीज का, तो उससे फर्दर क्या होगा, उस स्पीसीज को बचा नहीं पाएंगे, वो स्पीसीज वल्नरेबल से एंडेंजर्ड हो सकती है। अब देखेंगे स्टेटस एंड दी ट्रेंड इन दी फॉरेस्ट एरिया। अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं ग्लोबली हम देखें तो 31% ऑफ दी जो ग्लोबल लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट है, बट ग्लोबल कम्युनिटी का, ग्लोबल लीडर्स का टारगेट है कि फॉरेस्ट को 33%। तो इसलिए इंडिया ने भी अपना टारगेट बनाया हुआ है कि 33% ऑफ दी जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें हम अपना फॉरेस्ट रखें। ठीक है, तो ये 33% का टारगेट बनाया हुआ है। तो अगर हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें फॉरेस्ट की, तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, रशियन फेडरेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रशियन फेडरेशन पे होगा। उसके बाद आप देखोगे रशियन फेडरेशन के बाद ब्राजील आपको मिलेगा, 12% जो है ब्राजील के पास है, फिर कनाडा। तो इंडिया का अगर आप स्थान देखोगे, इंडिया तो सबसे जो 10 है ना, तो इंडिया इज इन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया क्या है टॉप 10 कंट्री में। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, टोटल जोग्राफ एरिया की बात करें, तो एरिया के हिसाब से इंडिया टॉप 10 कंट्री में है। ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया बाय क्लाइमेट डोमेन, अगर हम क्लाइमेट डोमेन की बात करें, मतलब जैसे बोरियल क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है 45%। ठीक है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कितना है, 45% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। उसके बाद आप देखोगे बोरियल फॉरेस्ट होगा, फिर टेम्परेट और फिर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये क्लाइमेट डोमेन के हिसाब से फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन। की गोल्स, टारगेट्स एंड द इंडिकेटर्स रिलेवेंट टू द फॉरेस्ट एरिया, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स में क्या है, एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट में ये डिसाइड किया ग्लोबल लीडर्स ने कि जो डिग्रेडेड लैंड्स है या फिर डिफोरेस्टेशन है, हम उनको क्या करें, हाफ कर दे, या तो या फिर जीरो कर दे जहां पे फिजिबल है। तो यहाँ पे लिया गया इंक्लूडिंग फॉरेस्ट
एटलीस्ट हाफ तो करे करे, ये जहाँ पे फिजिबल है उसको क्लोज टू 0 ले आए। तो ये टारगेट है एचई बायोडायवर्सिटी टारगेट्स में। दूसरा हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान जो बनाया गया फॉरेस्ट के लिए, इसमें भी ग्लोबल लीडर्स ने जो है टारगेट्स लिए कि हम क्या किस तरीके से जो डिफोरेस्टेशन है, लैंड डिग्रेडेशन, न्यूट्रलिटी, उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो इसमें मेनली डिफोरेस्टेशन पर उनका फोकस था कि डिफोरेस्टेशन, क्योंकि अदर जो इकोलॉजिकल हैजार्ड्स है उनके लिए एक पूरा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट जो चेंज है उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। तो ये टारगेट यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए लिया गया। अब देखते हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यूपीएससी में पूछा भी गया था, 2020 में क्वेश्चन आया था यहाँ से न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट पे। तो यहाँ पे जो टारगेट्स लिए गए कि जो अचीव करने के कि हम जो फॉरेस्टेशन है उसको हाफ कर दें बाई 2000। तो क्या हुआ टारगेट्स में, आप देखोगे एटलीस्ट हाफ द रेट ऑफ द, तो यहाँ पर रेट की बात की गई बाई 2020 तक, टू स्ट्राइव द नेचुरल फॉरेस्ट लॉस बाई 2000। तो 2020 तक माना गया कि हाफ कर देते हैं, उसके बाद 2030 तक उसको खत्म कर देंगे। तीसरा क्या है कि इट आल्सो रिस्टोरिंग ओपन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड द क्रॉपलैंड दैट इज लार्जर देन द इंडिया। अगर हमने ये टारगेट अचीव कर लिए तो इंडिया से बड़ा एरिया में हम जो है फॉरेस्ट को जो रिस्टोरेशन है उसको हम अचीव कर लेंगे। तो बहुत बड़ा वो है। मीटिंग दीज गोल्स वुड रिड्यूस द कार्बन जो स्टॉक्स है वो 4.5 to 8.8 बिलियन जो टोन्स है एवरी ईयर, हम कार्बन को जो कार्बन पोल्यूशन उसको बचा सकते हैं, क्योंकि हम उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। द डिक्लेरेशन हैज बीन एंडोर्स्ड डोजन्स बाय द गवर्नमेंट। ये बहुत ज्यादा जैसे गवर्नमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, आपस में मिलकर के इस टारगेट को अचीव करेंगे। सिविल सोसाइटी है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब हम देखेंगे इज इंडिया पार्टी टू दी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। तो इंडिया जो है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से पार्टी नहीं है, तो इसका आंसर हुआ नो। तो अगर हम एनुअल रेट ऑफ फॉरेस्ट चेंज को देखें हम एरिया वाइज में, तो हमने ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, जो कि फूड एंड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता है। उस स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट में हम कंपेयर कर सकते हैं कि फॉरेस्ट का किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर आप 1990 से 2000 इस डिकेड की हम बात करते हैं तो नेट चेंज मिलियन हेक्टेयर पर ईयर में कितना घटा है, 7 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से ये जो हर साल इतना डिफोरेस्टेशन हो रहा था। बट 2000 से 2000 वाले में देखें तो 5 मिलियन हेक्टेयर हुआ, और इसका मतलब 2010 से 2000 मतलब 4 मिलियन हेक्टेयर का चेंज हुआ। तो इसका मतलब पाथ तो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। हमने यहाँ से इसको अब 1990 लेवल से देखे तो कहीं ना कहीं हाफ तो हमने किया है, बट अभी रास्ता कहना मतलब टारगेट अभी बहुत दूर है, अभी अचीव करना है, और इस 4 मिलियन हेक्टेयर को भी 0 लेकर के आना है। ऐसे बहुत सारे टारगेट्स हैं जो ग्लोबल कम्युनिटी ने, लीडर्स ने जो है अपनाए हुए, एग्रीड हुए हैं। डिफोरेस्टेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो सिंस 1990 से इट इज एस्टिमेटेड दैट कि 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट थ्रू कंजर्वेशन टू कन्वर्जन टू अदर लैंड यूज। अब जैसे अदर लैंड यूज में जैसे ग्रास लैंड्स है या फिर जो फॉरेस्ट एरिया है, हमने उसको एग्रीकल्चर लैंड यूज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, तो बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है स्पेशली हमने उनको लैंड को कन्वर्ट किया है, जिससे डिफोरेस्टेशन का रेट हमारा और वो है। बट 1990 से लेकर के अगर हम अब तक देखें 2020 तक, तो हमारा जो रेट है वो डिक्रीज हुआ है। तो मेन ड्राइवर ऑफ द डिफोरेस्टेशन, तो आप सभी जानते होंगे कि ड्राइवर क्या हो सकते हैं डिफोरेस्टेशन। तो सबसे ज्यादा जो मेन ड्राइवर है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसको फीड करना भी एक चैलेंज है। तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर की अपनी एक लिमिट है, तो प्रोडक्शन करने की, तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन किया जा रहा है। और मेनली आप देखोगे जो डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रेशो ज्यादा है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है कंटिन्यू टू बी द मेन ड्राइवर्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। आप देखोगे लॉस ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी की बात कीजिए तो लार्ज स्केल कमर्शियल एग्रीकल्चर जैसे प्राइमरी कैटल रेंचिंग, कल्टीवेशन ऑफ द सोयाबीन एंड द ऑयल पाम्स, आप देखोगे अकाउंटेड फॉर द 40% ऑफ द ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन। तो ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन की जो कंट्री है वो ज्यादा कर रही है। और 2000 से लेकर 2010 तक, 2000 से लेकर 2010 तक ये देखा गया है। और लोकल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर 33%, जो लोकल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है
33% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है डिफोरेस्टेशन को। तो एग्रीकल्चर जो है वो मेन ड्राइवर है, बट ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर है, अदर एक्टिविटीज भी, बट मेन ड्राइवर एग्रीकल्चर है। अदर एक्टिविटीज क्या हो सकती है? अदर एक्टिविटीज भी है, जैसे आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन लगातार, जैसे रोड बन रहे हैं, ठीक है, अदर इंडस्ट्रीज बन रही है तो उनके जैसे रोड है, हाइड्रो पावर डैम्स है, अर्बनाइजेशन, रेलवेज, वाटरवेज, उसके चलते भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हमने देख लिया, जैसे कैटल रेंजिंग, क्रॉप लैंड या प्लांट। फिर माइनिंग एक्सपेंशन आप देखिए, जैसे मिनरल्स है, ऑयल एंड गैस, अभी जैसे सेल गैस है, उसके चलते तो डिफोरेस्टेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसके लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब डिफोरेस्टेशन इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें डिफोरेस्टेशन की, तो आप देख सकते हैं कि COP 27 में ये हुआ कि इंडिया कमिटेड टू क्रिएट कार्बन सिंक ऑफ 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन ऑफ दी जो CO2 इक्विवेलेंट है बाय 2030 तक। तो 2030 तक हमने टारगेट बनाया कि हम इतना कार्बन स्टॉक सिंक कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमें फॉरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा अपना, इसलिए सिंक कर पाएंगे ना। तो ग्लासगो लीडर डिक्लेरेशन ऑन दी फॉरेस्ट एंड दी लैंड यूज, तो ये ग्लासगो में जो COP 26 हुई थी लास्ट ईयर UNFCCC की, तो वहां पे भी ये डिक्लेरेशन ये हुआ कि फॉरेस्ट डिक्लेरेशन था, और इंडिया ने इसको अभी तक साइन नहीं किया, न ही रेटिफाई किया है इस चीज को अपने इंडिया के अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, इसने अभी तक इंडिया ने नहीं किया। तो ग्लासगो जो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन है वो क्या कहती है? कमिटेड टू वर्क कलेक्टिवली सो दैट हम जो फॉरेस्ट का जो डिक्लेरेशन है रेट है उसको हाफ कर सके या फिर उसको कंप्लीटली खत्म कर सके बाय 2030 तक। तो 141 जो कंट्री उन्होंने साइन किया है, बट इंडिया ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। बोन चैलेंज, बोन चैलेंज क्या है? अगर हम बोन चैलेंज की बात करते हैं तो ग्लोबल गोल है ये भी टू ब्रिंग, तो इसमें चैलेंज में क्या लिया गया है? इसमें जो फोरेस्टेशन है उसको करने का टारगेट लिया है कि 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द डिग्रेडेड एंड डिफोरेस्टेड लैंडस्केप को इनटू द रीस्टोरेशन बाय 2020 तक एंड 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030 तक। तो 2030 का टारगेट बनाया कि 350 मिलियन हेक्टेयर को हम उसको रिस्टोर करें और रिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन उसका किया जाए। लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ द जर्मनी एंड द IUCN ने मिलकर के इसको बोन चैलेंज को ज्वाइन किया था। तो इंडिया ने इसको कब किया बोन चैलेंज को? जो इंडिया ने ज्वाइन किया इसको 2015 में विद ए प्लान टू रिस्टोर 21 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड एंड डिफोरेस्टेड लैंड। तो इंडिया ने टारगेट बनाया यहाँ पे 20 मिलियन हेक्टेयर का, तो बोन चैलेंज में इंडिया पार्टी है। अब देखेंगे नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। तो इंडिया लेवल्स पे इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जो टारगेट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि हमने देखा अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये लैंडमार्क जो है एक प्रोजेक्ट है, जिसमें इकोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से, लोकल फैक्टर्स के हिसाब से नेटिव स्पीसीज को बेसिकली क्या होगा, इसमें एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स हैं। तो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि इन्वेजिव स्पीसीज को हम इसमें वो कर देंगे, इन्वॉल्व कर देंगे, तो इसमें लोकल फैक्टर्स को भी देखा जाएगा, नेटिव स्पीसीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जहां तक पॉसिबल है, फिजिबल है, ठीक है, इंप्लीमेंट फॉर द एफोरेस्टेशन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड के लिए। तो ये क्या कर सकते हैं हम, एफोरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड के लिए हम इसको एप्लीकेबल किया गया है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। तो ग्रीन इंडिया मिशन, तो ये भी नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया ने अडॉप्टेड किया था 2014 में, अडॉप्टेड किया ग्रीन इंडिया मिशन। तो ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर भी टारगेट बनाए गए कि हम जो है फॉरेस्टेशन अचीव करेंगे। तो ग्रीन इंडिया मिशन का एम क्या है? टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड एलिव एनहांसिंग द इंडियाज फॉरेस्ट कवर। क्योंकि हमारा जो, अगर हम अपने जो उसके हिसाब से देखें, हमारी जो पॉलिसी है फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 अभी हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो उसमें हमारा टारगेट है कि हम अपने फॉरेस्ट कवर को 33% करें ऑफ द ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसका अचीव करें, ठीक है। तो द टारगेट अंडर द मिशन इज 10 मिलियन हेक्टेयर ऑन फॉरेस्ट एंड द नॉन फॉरेस्ट लैंड फॉर इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो ये इसको इंक्रीज करेंगे अपना फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर। तो इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट हर साल निकलती है ये, ठीक है। तो अगर इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखकर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को निकालता है, 2 साल में एक बार रिपोर्ट निकलती है, पिछली रिपोर्ट 2019 में निकली थी। अगर हम इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव 33% ऑफ दी जो फॉरेस्ट एरिया उनका कवर है, अगर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कवर करें। तो हमारा 17 यूनियन टेरिटरी ने अपना जो टारगेट है, जो नेशनल टारगेट हमारा 33% का अचीव करने का, वो 17 यूनियन टेरिटरी ने अचीव किया है, बाकी स्टेट अभी बचे हुए हैं।
तो टोटल फॉरेस्ट अगर ट्री कवर की बात करें तो वो 80 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि इंक्लूड करता है आपका 24.62% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो अगर हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो 24.62 है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करते हैं। तो हम देखें गेन एंड लॉसेज इन द फॉरेस्ट कवर सिंस 2019 की, अगर हम, क्योंकि हम पिछली रिपोर्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो जब हम पिछली रिपोर्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो कहाँ पे लॉस हुआ और कहाँ पे देखो, आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और ये जो पंजाब वाला रीजन है वहां पे लॉस हुआ है। तो सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा, कितने 257 जो स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हुआ है। उसके बाद मणिपुर में हुआ है, उसके बाद नागालैंड में। बट गेन कहाँ पे हुआ है? अगर आप गेन स्टेट की बात करते हो तो गेन आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा गेन हुआ है, फिर तेलंगाना में, फिर ओडिशा में गेन हुआ है। ओके, तो आप देखो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो मेजर कोज पाया गया है डिफोरेस्टेशन का वो क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अभी भी मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक मेजर फैक्टर है फॉर डिफोरेस्टेशन के लिए इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो ये आप देखोगे, ये स्टेट आप देखोगे पॉजिटिव चेंज वाले स्टेट्स हैं, और जो रेड है वो जहाँ पे डिग्रेडेशन हुआ है, मतलब डिफोरेस्टेशन हुआ है। तो अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो फॉरेस्ट कवर है बढ़ रहा है। तो 2011, 2013, 2015, 17, 18, 19 तो लगातार हमारा जो फॉरेस्ट कवर है बढ़ रहा है, और ट्री कवर भी हमारा लगातार बढ़ रहा है। तो मतलब हम अपनी जो हमारा जो टारगेट है, नेशनल टारगेट 33% अचीव करने का, उसको हम जल्द ही अचीव कर पाएंगे। अभी तो 24.62% ही है, बट अभी 10% का भी डिफरेंस है, उसको हम अचीव करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी जो वीडियो है, ये जो पूरा आप देखते हो जो लैंड डिग्रेडेशन है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। और आपने देखा ही होगा हमने पूरा लैंड डिग्रेडेशन में A to Z कवर किया है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो और चाहे अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम हो, आपका यहाँ से इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने कोई भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट को लेकर के, क्वेरीज को लेकर के, प्लीज आप उसको डालिए और हम आपको जो है अच्छे से उस पर क्लैरिटी देंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।